2 नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपके सामने आज का सेशन लेके आया हूँ। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में। इससे पहले कि हम सेशन का स्टार्ट करें, मैं मिस द्वारका श्रीराम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, जो कि चीफ ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट एंड जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया है। इंडिया की डेजिग्नेशन संभाल रही हैं फ्रॉम यूनिसेफ इंडिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज यहाँ पे आए और सबके साथ इस सेशन को इंट्रोड्यूस करें, जिससे हम सेशन को आगे लेके जा सकें। द्वारका जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। Good afternoon, everyone. I would like to extend a very warm welcome to one and all, especially our young audience. Welcome to today's session. We at UNICEF and Generation Unlimited, which is called UA in India, believe that mental health is as important as physical health, especially for young people. UA has three priorities. One is to help 100 million young people with aspirational socioeconomic opportunities. Second is to facilitate the skills for productive life and future of work for 200 million young people by 2030 in India. And third is to partner with 300 million young people as agents of change and leaders in their life. Given the quantum of pressure faced by young people, it's important to address and mainstream their mental health as part of their development journeys. The first step towards mental well-being is learning about what can be done to improve mental health. It then requires a conscious decision to prioritize and practice what helps. In this career class, we will talk about mental health and how you can take care of yourself and your loved ones. I hope you have a fruitful session and leave with a few useful tips that contribute to your emotional and mental well-being and that of your family and friends. Over to you, Ankit. Thank you, Dwarka, for introducing about UA to all our young audience. And I'm really happy and really thankful to you for the amazing initiative that is started now for, to help youth with all the different things. I would just like to introduce, to all the audience, ki what exactly are we doing in this career class. So, करियर क्लास में हम लोग भारतीय युवाओं को करियर मार्गदर्शन, नौकरी की तत्परता कौशल और सामाजिक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्राप्त करने में की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सभी को बताना चाहूंगा कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, जिसका नाम है युवा हेल्पलाइन नंबर। आप खुद उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की काउंसलिंग हो, करियर रिलेटेड, आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड, आपके एग्जाम रिलेटेड, कुछ रिजल्ट रिलेटेड, स्टडीज रिलेटेड, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और एक्सपर्ट काउंसलर्स द्वारा काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 011-408-45167। मैं यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। राज करियर पोर्टल से आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। आज का हमारा सेशन है बी काइंड टू योर माइंड, केयरिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। जैसे द्वारका ने बताया, हम अक्सर अपने शरीर स्वास्थ्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी भलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन की घटनाओं, विचारों और कार्यों सहित कई कारणों से निर्धारित होता है। लोगों को कम मूड और चिंता होना आम बात है। अच्छी खबर यह है कि ऐसी चीजों का हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसका पहला कदम यह है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई चीजें करी जा सकती हैं। वो सीखना कि हम मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अच्छे से अपनी सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। इसके बाद ऐसे स्टेप्स और ऐसे समाधानों का रेगुलर प्रैक्टिस करना, जो कि हमें कॉन्शियस तरीके से हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आज के सेशन के बारे में हमें अच्छे से बताने के लिए हमारे पास आज हमारे साथ शामिल हैं आकांक्षा जी। मैं आकांक्षा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आज का सेशन ज्वाइन करें। आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। धन्यवाद। मैं थोड़ा समय लेते हुए आकांक्षा जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आकांक्षा जी के साथ हमने पहले भी सेशन करे हैं और आप लोगों को उनके सेशन बहुत पसंद आए हैं। तो आकांक्षा जी एक कुशल विद्वान है, शिक्षाविद है और मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बीए की पढ़ाई करते हुए अपने कॉलेज और नॉर्थ कैंपस में टॉप किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए मनोवैज्ञानिक के दौरान तीसरा स्थान भी हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने बीएड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है और वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो है। वह हमारे देश में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की
गहराइयों को बारीकी से समझती हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कई कॉलेजेस में पढ़ा चुकी हैं। इसके अलावा कई सारे एनजीओ के साथ वो एसोसिएटेड है, जहाँ पे वो सोशल और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में सेशंस लेती रहती हैं। इसी के साथ जो हमारा इनिशिएटिव है करियर क्लास, उसके अंदर के सारे जो मनोविज्ञान के सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, उसमें उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने सारे के सारे सेशन उन्होंने ही डिजाइन करे हैं। तो मैं आकांक्षा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसके बारे में बच्चों को बताएं और आज का सेशन आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंकित जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि जैसे आपने Okay. Ankit, can you listen to me? Can you hear me, Ankit? जी आकांक्षा, हम आपको सुन पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, शायद कुछ तकनीकी खराबी की डिस्कनेक्ट हो गया। तो नमस्कार आप सभी को। मैं आशा करती हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे पुराने सेशंस को सराहा था, आपको ये वाला सेशन भी अच्छा लगेगा और इस सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लाभ होगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले बच्चों को एक बात बताना चाहूंगी कि मेरा जो अपना अभी तक का अनुभव रहा है युवाओं के साथ काम करने का, एक जो चीज मैंने नोटिस की है कि आज के जो युवा हैं वे बेहद ही समझदार हैं और बेहद ही प्रगतिशील हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को बखूबी समझते हैं और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हम सभी के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है हम सबके लिए। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी। एक तो मेंटल हेल्थ को हम किस प्रकार से मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, आपको कुछ जागरूकता शायद मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मैं आपसे ये बात शेयर करूंगी कि हम किस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज का यूज करते हुए अपनी मेंटल हेल्थ, अपने परिवार की मेंटल हेल्थ और अपने यहाँ तक कि अपने दोस्तों की, हमारा जो पीयर ग्रुप होता है, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया इस समय कोविड से जूझ रही है और क्योंकि कोविड ने कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं जहां पे हम सभी कहीं ना कहीं ज्यादा तनाव में हैं, ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ और उससे किस प्रकार से हम अच्छा बनाए रखें वो स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम जो सेशन होगा उसमें कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे और मैं अंकित जी से, अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक्टिविटीज का लिंक भी आपके साथ शेयर करें, ताकि जो एक्टिविटी हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको आप घर पे जाके भी करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो आप बाद में आराम से समय लेके घर पे भी कर सकते हैं, जो आपको बहुत लाभ करेंगी। तो आप वो एक्टिविटी जरूर कीजिएगा और हम तक भी पहुंचाइएगा कि आपने क्या किया है। चलिए, तो अब हम फटाफट अपना सेशन शुरू करते हैं। मैं अपनी तुरंत स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। तो जो अंकित जी जिस हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहे थे, वे हेल्पलाइन नंबर आप सभी की स्क्रीन पे है, 0114084517। आप इस पे प्लीज कॉल कीजिएगा अगर आज के सेशन के बाद भी आपको लगता है कि आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे बहुत से सशक्त काउंसलर्स बैठे हैं जो आपकी बहुत सी समस्याओं में शायद आपकी मदद कर सकेंगे और आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। तो सेशन का नाम है बी काइंड टू योर माइंड। तो बच्चों, हमने नाम ये रखा है बी काइंड टू योर माइंड क्योंकि अक्सर हमने ये चीज देखी है कि हम अपने जो हमारा शरीर होता है उसके स्वास्थ्य का तो बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो ऊपरी खूबसूरती होती है हम उसका भी बहुत ध्यान रखते हैं, किस प्रकार हम हमेशा तैयार रहते हैं, अच्छी तरह से अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं। पर अक्सर ये चीज देखी गई है कि जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हमारी एक अंदरूनी दुनिया होती है, उसका बहुत बार हम ख्याल उतने अच्छे से नहीं रखते। जो हमारा माइंड है, जो दिख नहीं रहा सामने से लेकिन अंदर है और हमारी सभी चीजों, सभी गतिविधियों पे नियंत्रण कर रहा है, हम उसका ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से हमें जिंदगी में बहुत बार बहुत तनाव का भी सामना करना पड़ जाता है और हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है कहीं ना कहीं वो भी
उसका जो एक बैलेंस है कभी कभी वो भी थोड़ा सा खराब होने लगता है। तो सबसे पहला जो आज आपको मंत्र सीखना चाहिए लाइफ का वो ये है कि सिर्फ हेल्दी बॉडी होने से हैप्पी लाइफ नहीं होती, हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड इज ओनली इक्वल टू हैप्पी लाइफ। तो ये आपकी आज फर्स्ट लर्निंग है सेशन की, कि अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ अच्छी हो, खुश हो, तो आपका माइंड भी उतना ही खुश, उतना ही हेल्दी होना जरूरी है जितना कि आपकी बॉडी। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो मेंटल हेल्थ बच्चों वो है एक हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे माइंड का जो एक स्टेट ऑफ माइंड है हम उसको देखते हैं। और मेंटल हेल्थ हम सभी के पास होती है, जिस तरह से फिजिकल हेल्थ हम सबकी है, मेरा भी शारीरिक स्वास्थ्य है, आपका भी शारीरिक स्वास्थ्य है, इसी प्रकार से जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी हम सभी के पास है। मेंटल हेल्थ का मतलब इलनेस नहीं होता, मैं आपको आगे भी बताऊंगी। मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि हम किस प्रकार से अपनी जो एक डिफिकल्टीज है लाइफ की उसका सामना कर सकते हैं, हमारी एबिलिटीज क्या है, जो भी हमारी एबिलिटीज हैं, हम कितने ज्यादा लेवल पे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम किस प्रकार से अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें आपकी इमोशनल वेलबींग यानी कि आपका जो एक इमोशनल स्टेट रहता है वो भी आता है। इसमें आपकी सोशल वेलबींग भी आती है कि आप समाज में किस प्रकार से लोगों के साथ किस प्रकार से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये भी इसका एक हिस्सा होता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, योर थिंकिंग, आप किस प्रकार से फील करते हैं, आपको क्या अनुभव होते हैं, वो भी इसका एक हिस्सा है। आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, दूसरों से किस प्रकार अपने आप को जोड़ते हैं, वो भी मेंटल हेल्थ का एक हिस्सा होता है। और आप किस प्रकार से लास्ट में आप किस प्रकार से बिहेव करते हैं, आपका जो एक ओवर्ट बिहेवियर है वो भी आपका जो मेंटल हेल्थ है उसी से गवर्न होता है। तो इसको थोड़ा और आगे मैं आपको समझाती हूँ कि जिससे मैंने आपसे बताया कि जो मेंटल हेल्थ होती है वो बिल्कुल फिजिकल हेल्थ की तरह, जिस प्रकार सबके पास एक फिजिकल हेल्थ है उसी प्रकार सबके पास एक मेंटल हेल्थ होती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, अगर हम रेजिलिएंट हैं, तो हम प्रॉब्लम से जल्दी कोप कर सकते हैं, अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी मेंटल हेल्थ बैलेंस्ड है। और जैसा कि मैंने कहा, इसके बहुत से तरीके होते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के, जिसके मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। अभी उसके वहां तक जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में क्या अंतर होता है। बहुत से लोगों को देखा है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में दे गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो मेंटल हेल्थ तो जैसा कि बताया गया एक जनरल स्टेट ऑफ माइंड है, एक जनरल स्टेट ऑफ वेलबींग है, एक ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सभी प्रकार की वेलबींग शामिल है। और हम एवरीडे लाइफ में मेंटल हेल्थ हमारी रहती है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अडोलेसेंस, युवाओं में या बच्चों में जरूरी है। मेंटल हेल्थ हर एज के इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सबके लिए मेंटल हेल्थ जरूरी है और सभी के पास मेंटल हेल्थ है। लेकिन जब ये मेंटल हेल्थ में कोई डिसरप्शन आने लगते हैं, इस मेंटल हेल्थ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है कि जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें हम अच्छे से नहीं काम कर पा रहे। तो जैसे मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो रहा है और इतना तनाव हो गया है कि हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे या अगर हम कुछ काम करते हैं तो उस पे नहीं लग पा रहा, या फिर हम इतने ज्यादा चिंतित और इतने ज्यादा परेशान या किसी बात से, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसके कारण शायद इतने डरे हुए भयभीत रहते हैं कि हमारे जो एक डेली रूटीन था लाइफ का वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गया है। तो वहां जाके कहीं ना कहीं एक मेंटल इलनेस का हमें साइन दिखने लगता है। ये याद रखिएगा कि मेंटल इलनेस जो होती है वो आप या मैं, हम लोग डायग्नोस नहीं करते। मेंटल इलनेस को डायग्नोस करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो वो लोग जो होते हैं वो मेंटल इलनेस को डायग्नोस करते हैं। हम जो कभी किसी को ऐसे बोल देते हैं, अरे इसको ना डिप्रेशन लग रहा है, नहीं नहीं ये तो, इसको तो एंजाइटी हो गई है या इसको तो ओसीडी हो गया है, तो वो करने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि ये जो लेबल होता है ये बहुत बार उस इंसान के लिए एक लाइफ लॉन्ग का स्टिग्मा बन जाता है, तो हमें इससे थोड़ा बचना चाहिए। अगर डॉक्टर प्रोफेशनल्स के पास अगर हमें लगे तो हमें उनके पास जाना चाहिए। और एक बात जो बहुत जरूरी समझने वाली है वो ये है कि
मेंटल इलनेस है वो उतनी ही बच्चों नॉर्मल है जितनी कि हमें जब बुखार आ जाता है या किसी और तरह की कोई फिजिकल बीमारी हो जाती है। WHO के मुताबिक 4 में से 1 व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आज की हमारी दुनिया में कितनी कॉमन चीज है। तो बहुत जरूरी है कि हम युवा पीढ़ी इस बात को समझें और जो एक स्टिग्मा वो काफी समय से चला आ रहा है उसको और कम करें। मानती हूँ कि कुछ कम हो भी गया है पहले से, बहुत हम लोग जागरूकता ला रहे हैं, लेकिन अब ये हमारा भी फर्ज है कि हम और जागरूकता लाएं और उसको थोड़ा कम करें। तो चलिए अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मेंटल हेल्थ को लेके कुछ बहुत से एक मिथ्स हैं कि ये क्या होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसी किसी चीज में और अपनी ही धारणाएं बना लेते हैं बिना ये चेक किए कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं। तो आज हम ये पहली एक्टिविटी करने वाली हैं जिसमें मैं आपके सामने 8 सेंटेंसेस पेश करूंगी और आपको मुझे ये बताना होगा कि ये फैक्ट है मेंटल हेल्थ के बारे में, ये बात सच है या ये बात झूठ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब मेरे साथ एंगेज करेंगे फेसबुक के कमेंट्स में और मुझे बताएंगे कि जो मैं आपके सामने सेंटेंस लेके आ रही हूँ वो मेंटल हेल्थ के बारे में सच है या झूठ है, यानी कि फैक्ट है या मिथ है। तो पहला मेरा सेंटेंस, पहला जो मिथ या फैक्ट है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रेयर। यानी कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादा लोगों को नहीं होती हैं, वो बड़ी एक कम कम का तरह से लोगों को होती हैं। तो आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है या ये मिथ है? आप 2 सेकंड का समय ले लीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये फैक्ट है या मिथ है। ये देखते हैं ये क्या है। तो ये एक मिथ है। जैसा कि मैंने कहा था, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 1 in 4 पीपल को, आजकल हम देख रहे हैं कि 4 में से 1 व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की कोई ना कोई परेशानी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें नहीं है या हमारे घर में किसी को नहीं हो रहा, कोई अभी तुरंत में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके भी नहीं होगी। ये पूरे जीवन में कभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि पूरे जीवन में 4 में 1 व्यक्ति कभी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या है हमारे पास। पीपल विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर वायलेंट। यानी कि जो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वे आक्रामक हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये फैक्ट है या मिथ है, यानी कि ये सच है या झूठ है? आइए देखते हैं। तो ये झूठ है। इनफैक्ट जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की समस्याएं होती हैं अक्सर ये देखा गया है कि वे लोग ज्यादा वायलेंस के शिकार होते हैं रादर देन कि वे लोग वायलेंट हो। जितना भी मेंटल हेल्थ का जितना हम लोग देखते हैं आजकल, उसमें बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज ऐसी होगी जहां पे कोई व्यक्ति वायलेंट होगा। ज्यादातर हमने ये देखा गया है कि उन व्यक्तियों के साथ वायलेंस होती है, उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है। यदि वे सामने से आके अपने बारे में बात करना चाहें, अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहें, तो वे लोग वो सामाजिक बहिष्कार का सामना ज्यादा करते हैं रादर देन कि वे लोग दूसरों के साथ कुछ गलत करें, बुरा करें या आक्रामक हो जाएं। चलिए आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है। पीपल कैन रिकवर फ्रॉम अ मेंटल इलनेस। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये सच है या झूठ है? आइए देखते हैं। ये सच है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रोफेशनल हेल्प के साथ, प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर थेरेपी के साथ, घर वालों का, दोस्तों का, परिजनों के प्रॉपर सपोर्ट के साथ मेंटल हेल्थ से पूरी तरह रिकवरी भी पॉसिबल है। और ऐसे व्यक्ति जिसको कभी कोई मेंटल परेशानी रही हो वे प्रॉपरली अपनी दिनचर्या भी कर सकते हैं और अपने काम पे भी वापस से लौट सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। On average, people with severe mental illnesses die 10 years younger. क्या लगता है दोस्तों आपको, ये सच है या झूठ है? आइए देखते हैं।
ये सच है। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने शायद उनको लगा होगा कि ये मिथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है। लेकिन अब इस सच में थोड़ी सी और भी जानने और समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं होता कि मेंटल इलनेस की वजह से कोई इंसान जल्दी मर सकता है। इट्स एक्चुअली द डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस। जिस प्रकार का सामाजिक बहिष्कार उनको कई बार सामना करना पड़ जाता है, जिस प्रकार से जैसे ही वे सामने आते हैं, बताते हैं कि हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, दोस्त पीछे हटने लग जाते हैं, रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लग जाते हैं। वो जो एक समस्या बनती है वो उनके मन में बहुत ज्यादा घर कर जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि एक जो कोमोबिडिटी होती है मेंटल इलनेस के साथ, वो जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाना, डायबिटीज होना, कैंसर हो जाना, ये ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका बहुत हद तक एक जो हम मानते हैं ऐसा साइकोलॉजी में भी कि जो अंडरलाइंग फैक्टर होता है, यानी कि जो हिडन फैक्टर है जो हमें सामने से नहीं दिख रहा, वो ये होता है कि उनको इस प्रकार की एक कई बार सामाजिक ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ जाता है, जो इनको अंदर से कहीं ना कहीं तोड़ देती है, झंझोड़ देती है। तो यहाँ से दोस्तों आप ये भी समझिए कि आज का जो सेशन है, जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलेगा कि यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा मानसिक रूप से आपको परेशान, दुखी लग रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान लग रहा है, उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, आप जानिएंगे आज की वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। The stigma and discrimination around a mental illness can be more difficult than the illness itself. यानी कि जो एक स्टिग्मा हम दे देते हैं, एक जो स्टिग्मा आ जाता है उस मेंटल इलनेस के साथ, या जो हम लोगों को बहिष्कार करते हैं या जो लेबल लगा देते हैं कि इसको ये वाली बीमारी है, जो एक लेबल आ जाता है उसके ऊपर, वे ज्यादा डिफिकल्ट है क्या मेंटल इलनेस से? तो ये क्या है, फैक्ट या मिथ? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बात बोली गई थी कि 58% लोगों ने ये कहा था कि हमें उस बीमारी से लड़ने में मेहनत लगती है, उतना ही ज्यादा हम जो स्टिग्मा और हमसे जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में, उससे जूझने में भी उतनी ही जान जाती है। और 87% लोगों ने ये कहा था कि कभी ना कभी उन्होंने 87% उन लोगों ने जिनको मेंटल हेल्थ इश्यू रह चुका है कोई ना कोई, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का, किसी ना किसी प्रकार के भेदभाव का, सामाजिक बहिष्कार का, बुरे शब्दों का, किसी प्रकार के अपमान का सामना किया है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें पूरे एक समाज के तौर पे सोचने की भी बहुत जरूरत है कि हम कई बार किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ, वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सोचें अच्छे से। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। There is not much that you can do to help a friend experience। सच है या झूठ है, फैक्ट है या मिथ है? तो ये एक मिथ है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनको किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, वो किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप उनसे अच्छे से उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं, जेन्युइनली उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनसे टच में रह रहे हैं, उनको बार बार एक सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं उनका, आप उनके घर जा रहे हैं, एक फोन, एक मैसेज ही कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप सामने वाले व्यक्ति को ये मैसेज देते हैं कि कोई है तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले हो दुनिया में, हम लोग हैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, तुम्हारी बात को सुनने के लिए, तुम्हारी जो एक पेन है उसको शेयर करने के लिए हम हैं। तो वो एक बहुत जरूरी मैसेज होता है जो जाता है जब कोई व्यक्ति परेशान हो। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हम कभी किसी बात पे परेशान हो रहे होते हैं, बहुत टूटा सा महसूस कर रहे होते हैं, और कोई आके हमारे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि परेशान मत हो, मैं हूं यहाँ पे, देखते हैं क्या करेंगे, तो हमें एकदम से एक हौसला मिल जाता है। और वो हौसला हम सबको कहीं ना कहीं चाहिए होता है। तो अगर आप दोस्त हैं या परिवार के सदस्य हैं और आपने ऐसा देखा है कि किसी के साथ हो रहा है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। ये आखिरी सेंटेंस है शायद, ये एक और फैक्ट या मिथ है आपको बताना है कि पीपल कांट वर्क इफ दे हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। क्या लगता है दोस्तों आपको, ये सच है या झूठ है, फैक्ट है या मिथ है? आइए जानते हैं।
ये भी एक मिथ है। सो ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं जिनको कोई किसी प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वे लोग काम नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे बहुत से हमने देखा है, बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको हम जानते हैं, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वे बॉलीवुड के हॉलीवुड के हों, एक्टर्स हों, चाहे वे बिजनेस करते हों, और बहुत से अन्य बहुत से लोगों ने सामने आके कहा है कि हाँ, हमने भी पास्ट में किसी ना किसी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना किया है, और हम अपना शायद काम भी करते रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ जाए, हो सकता है कुछ समय लगता है रिकवरी करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे लोग दोबारा काम पे नहीं लौट सकते, या अगर वह मानसिक जो परेशानी है उतनी ज्यादा मैं बोलूंगी मेजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग साथ साथ भी अपना काम कंटिन्यू करते हैं, और साथ ही साथ कुछ थेरेपी ले रहे होते हैं या किसी की मदद भी ले रहे होते हैं अपनी परेशानी से बाहर आने के लिए। चलिए, एक और बच्चा है शायद हमारे पास अभी भी। अब मुझे बताइए, ये सेंटेंस क्या सच है या झूठ है? If you use a mental health service, there is 1 in 3 chance you will lose contact with friends. यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार की हेल्प लेते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो 1/3 चांस है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, या आपसे शायद उतनी बात नहीं करेंगे, थोड़ा आपसे दूरी बना लेंगे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये फैक्ट है या मिथ है? आइए देखते हैं। ये एक फैक्ट है। कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या करें। ये एक बहुत बार बात हमने देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की मदद नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है कि मेरी इंटेंशन खराब है, पर समस्या ये है कि वो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है, इतनी एक प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किस प्रकार से मदद करूं। दूसरी एक हमने बात देखी है कि अक्सर युवाओं में भी देखा जाता है और अदरवाइज भी देखा है कि कई बार जो इंसान से मदद की उम्मीद होती है, वे इंसान इस बात से भी कतराता है कि उसे लगता है कि मैं राइट इंसान नहीं हूं मदद करने के लिए, यानी कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ बोल दूंगा और उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कुछ राय दे दूंगा और वो राय उल्टी पड़ जाएगी। तो वे भी बहुत बार हमारे मन में एक डर आता है कि न जाने बात करके क्या होगा, बात करें या ना करें। तो वो जो एक डर होता है वो निकालना भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और वे आज शायद सेशन से आपको मदद मिल जाए जब हम आपको स्ट्रैटेजीज की बात बताएंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, जिनसे जो एक मानसिक स्थिति बन जाती है कभी कभी, वे बेहतर हो सकती है। तो ये सेगमेंट में जो लास्ट एक मैं आपको जिस मैसेज के साथ ये सेगमेंट एंड करना चाहूंगी वो ये है कि बहुत से ऐसी बहुत सालों से बहुत से लोग मेंटल हेल्थ को लेके, मेंटल इलनेसेस को लेके खामोश रहे हैं, बाहर नहीं निकले इस डर के मारे कि कहीं अगर बाहर निकल जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारे पूरे परिवार पे बात आ जाएगी। तो ये जो एक हमारे मन में डर रहता है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी का, अब ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस डर को अपने अंदर रखें। अब वक्त आ गया है कि हम बाहर निकलें और हम इस चीज पे जागरूकता क्रिएट करें, क्योंकि ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि बुखार होना नॉर्मल है, मेंटल इलनेस होना उतना ही नॉर्मल है जितना कि मेरी हड्डी टूटना नॉर्मल है। तो अगर मेरा पैर की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो मैं किसी से छुपाऊंगी तो नहीं ना कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल रही, या लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर होना नॉर्मल है, हर कोई डॉक्टर के पास जाता है अपना प्लास्टर करवाने। लेकिन वही अगर फ्रैक्चर हमारे माइंड में है, हमारे इमोशंस में हो गया है, हमारे थॉट प्रोसेस में हो गया है, तो हम बहुत डरते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में या दवाई या थेरेपी लेने में, क्योंकि हमें ये डर लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। छुप छुप के लोग जाते हैं। तो वो जो चीज है उसको हमें दोस्तों जरूर तोड़ना है कि सब लोग अब खुल के बात कर सकें, खुल के बाहर आ सकें। और ये क्यों आपको बार बार बोला जा रहा है कि ये स्टिग्मा से बाहर आना जरूरी है? क्योंकि जितना हम बाहर आएंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, और जितना हमें सपोर्ट मिलेगा उतनी हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी, उतना ही चांस कम होगा कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़े। इसीलिए बाहर आना, इस चीज से बाहर आके दुनिया के सामने उस चीज को लाना और एक्टिवली सपोर्ट ढूंढना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप या आप किसी को भी जानते हो जो इस प्रकार की किसी स्थिति में हो, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप बाहर आइए और मदद लीजिए।
सही समय पे यदि आप मदद लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी वापस बैक टू नॉर्मल, जो आपका एक नॉर्मल रूटीन था उसमें आप बहुत ही जल्दी बैक टू नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं। जितना आप समय लगाते हैं उतनी हमारी जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। और एक बात का ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी है, जो कई बार लोगों के मन में देखा जाता है कि अपेक्षा होती है कि जब भी वे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जैसे जाते हैं, या जैसे मेरे पास कोई आया काउंसलिंग करने, तो वे आके एक सवाल जरूर पूछते हैं, मैं कितने दिन में अच्छा हो जाऊंगा, मैं कितने दिन में अच्छा फील करने लग जाऊंगी जैसे मैं पहले अच्छा फील कर रही थी। तो ये बात जाननी भी जरूरी है कि ये जो एक प्रोसेस होता है थेरेपी का, काउंसलिंग का, उसमें ये दवाई तो नहीं दे रहे हम कि आपने एक दवाई खाई, बुखार नहीं है आपको कि एक दवाई खाई तो आप तुरंत अच्छे हो गए, आपका बुखार उतर गया। थोड़ा सा वक्त लगता है और आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो उस चीज को पेशेंटली वो टाइम को आपको जाना होगा, वो सपोर्ट सिस्टम आपको रखना होगा, ताकि वो जो एक फेज है वो निकल सके और आप अपनी मेंटल हेल्थ को वापस अच्छा कर सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला फेज है वे है कि क्योंकि ये जो पूरा हम मेंटल हेल्थ का डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे तो मैं बोलूंगी कि युवाओं को हमेशा से ही बहुत से दबावों का सामना करना पड़ता है। बहुत से हमने देखा है, एक जो हम प्रेशर्स आते हैं हमारे ऊपर एकदम, जैसे हम स्कूल में हैं तो 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो बहुत बड़ा प्रेशर है, करियर क्या बनाना है बहुत बड़ा प्रेशर है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, दोस्त हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे माता पिता की अपेक्षाएं क्या हैं हमसे, हमारे परिवार की जिम्मेदारियां क्या हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रेशर्स होते हैं जो जो युवा होते हैं वो उनका सामना करते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो स्थिति है जहाँ पे कोरोना भी आ गया है, तो ये एक बहुत ही भारी प्रेशर और ऐड हो गया है उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेशर्स पे जिनका सामना हम लोग पहले से कर रहे थे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेते हुए ये भी दोस्तों बताना चाहती हूँ कि जो पैंडेमिक होता है, यानी कि जो भी हमारे वर्ल्ड में बहुत सी बार, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, पैंडेमिक्स बहुत बार देखे गए हैं। 1920 में भी पैंडेमिक हुआ था, 1820 में भी पैंडेमिक हुआ था, और उसके पहले भी अनेकों बार इस प्रकार की चीजें देखने को मिली हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से हमारे बिहेवियर में क्या होता है, और सामाजिक रूप से क्या इम्पैक्ट होता है, यदि हम उस इम्पैक्ट को थोड़ा सा आज सेशन में समझ पाए तो हम आगे बढ़ते बढ़ते मदद किस प्रकार कर सकते हैं उसके लिए थोड़ी सी एक बेस बन जाएगी और आसानी हो जाएगी। तो मैं आपका 10 मिनट लेते हुए आपको क्विकली इस चीज पे ओरिएंट करती हूँ कि जो पैंडेमिक है उसका हम क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्राइसिस इवेंट्स क्या होते हैं। बहुत बार हमारी लाइफ में क्राइसिस आता है, या हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि अरे ये तो क्राइसिस सिचुएशन बन गई है। तो एक्चुअली में वो किस प्रकार के क्राइसिस इवेंट्स होते हैं ये समझते हैं। वे दो प्रकार में हम डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो वो जो नेचुरली हो रहे हैं, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक प्राकृतिक इवेंट है जो होगा। जिस प्रकार से सुनामी आ जाता है, भूकंप आ जाता है, उसी प्रकार से किसी बीमारी का जो आउटब्रेक हो जाता है, जैसे या तो एपिडेमिक होगा अगर लोकलाइज्ड है, थोड़ी कम, उतने पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला, या पैंडेमिक कहलाएगा जब वो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो ये तो क्राइसिस हुआ जो नेचुरली है, जिसपे हम लोग का कोई नियंत्रण नहीं है, वे अपने आप हो रहा है। कुछ ऐसे भी क्राइसिस होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं, जो इंसानी कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि वॉर। टेक्नोलॉजिकली कभी देखते हैं हम कि कोरोना वायरस के अलावा कभी कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, आपने बहुत सी मूवीज में भी देखा होगा इस तरह की चीजें। कोई टेररिस्ट अटैक हो जाना, बहुत से कई बार ऐसा, बहुत बार जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था जब हमने वो देखा था, वो भी एक तरह का क्राइसिस इवेंट ही था, जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ा था। तो वे भी एक क्राइसिस इवेंट है। तो समझने की बात ये है दोस्तों कि क्राइसिस इवेंट जो होता है वो लार्ज स्केल भी हो सकता है, यानी कि बहुत जिसमें बहुत से व्यक्ति इफेक्टेड हैं, या वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। जैसे मेरे घर में यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है, तो मेरे लिए तो वही क्राइसिस है। मुझे फिर कोरोना की क्या जरूरत है, मेरे को तो वही क्राइसिस लगेगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है या हम लोग नई कोई चीज देख रहे हैं। क्राइसिस बहुत बार लाइफ में आ चुका है, और चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें चाहे लार्ज स्केल लेवल पे देखें, जो क्राइसिस होता है उसका हमेशा ही एक फिजिकली देखा जाए, शारीरिक रूप पे, सोशली सामाजिक रूप पे, और इमोशनली या साइकोलॉजिकली हमेशा ही उसका एक इम्पैक्ट रहता है।
तो पहले ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं। वैसे तो हम बोलेंगे कि पैंडेमिक में हर ही कोई इफेक्ट है, ऐसा नहीं है, आप भी इफेक्टेड हो, हम भी हैं, जिनसे भी आप बात करोगे किसी ना किसी रूप से हर कोई इफेक्टेड है। लेकिन कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो थोड़े से ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे, युवा, जो अडोलेसेंट्स हैं, क्योंकि उनका स्कूल इम्पैक्ट हो रहा है। जो औरतें माँ बनने वाली हैं वे इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ, उनको डर है कि हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में तो बहुत से पेशेंट्स हैं। जो बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा बहुत सी न्यूज में भी आ रहा है, बार बार ये बोल रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सी रिसर्च ऐसा कह रही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन पे कोरोना ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, तो वे लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो जिसकी मोबिलिटी इम्पेयर्ड है, यानी कि जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, या जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो लोग भी और ज्यादा इफेक्टेड हैं, क्योंकि उन लोगों को जो एक सेवाएं पहले मिल रही थी, जो उपचार पहले मिल रहे थे, वो अब लेने से शायद वो कतरा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। जो व्यक्ति माइग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज हैं, जो यहाँ से वहां, जो शायद किसी और शहर में काम कर रहे थे और अब वापस लौट रहे हैं, हम सभी ने देखा है कि उन व्यक्तियों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है अपने घर पहुंचने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से शायद इंजर्ड हो, उसके लिए भी कठिन कठिन समय है। कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आता हो, या जिसके पास अपना घर ना हो, उन लोगों के लिए और भी ज्यादा कठिन समय चल रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत से केयर सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स पे या क्लिनिक्स पे, पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक पे, क्योंकि वे व्यक्तियों को और भी ज्यादा खतरा महसूस होता है वहां जाते हुए, मदद लेते हुए। और अंत में जो हमारे आज के नेशनल हीरोज हैं, वे लोग जो सबसे आगे खड़े होकर कोरोना से लड़ रहे हैं, चाहे वे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, पुलिस में लोग हों, कर्मचारी हों, जो भी कोविड से फ्रंट लाइन में लड़ रहा है, वे लोग भी ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि वो एक्सपोज ज्यादा हो रहे हैं इस वायरस से। अब देखते हैं बच्चों की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो एक साइकेट्रिस्ट है रॉबर्ट इर्सानो, उनका मैंने थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे कोट किया है। उन्होंने ये कहा था कि द माइक्रोबियल वर्ल्ड इज मिस्टीरियस, थ्रेटनिंग एंड फ्राइटनिंग टू मेनी पीपल। यानी कि जो ये वायरस की दुनिया होती है, या जो बैक्टीरिया, ये जो छोटे छोटे लोग जो दिखते नहीं है, ये जो जीव हैं जो हमें नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, इनकी जो दुनिया होती है, क्योंकि ये हमें दिखते नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस होती है, हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ पे है। आप मान लीजिए ये एक कीड़ा होता जो हमें दिख रहा होता, तो हम इतना नहीं घबराते, क्योंकि हमें दिखता, हम हटा सकते थे। लेकिन ये ऐसा वायरस है जो दिखता नहीं है, हमें आंखों, मतलब बेयर आई से हम देख नहीं सकते हैं, तो ये हमें ज्यादा थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि जो चीज दिख नहीं रही है उसका हमें डर ज्यादा होगा कि पता नहीं कहाँ पे होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक हम सभी में हमने देखा था, जब ये शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा समाज में इसको लेके कितना ज्यादा डर था, सब डरे हुए थे, किसी को ये पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा। और आज भी यकीन मानिए आधे से ज्यादा लोग हम आज भी डरे हुए हैं, घर से बाहर निकलते टाइम हमें डर लगता है कि कुछ नहीं पता कब वायरस आ जाएगा घर पे। तो वो जो अनसर्टेनिटी है कि नहीं पता क्या होगा, वह बनी रहती है, जो हमें साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। हमारा जो रिस्क का परसेप्शन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे को कितना परसेंट चांस है कि मुझे कोरोना हो सकता है। तो मान लीजिए कि मेरी सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे सिर्फ 20% ही चांस है, मैं तो घर से ही नहीं निकल रही, मैं तो ज्यादा से ज्यादा समय घर पे रह रही हूँ, कोई सामान आता है तो मैं उसको भी अच्छे से सैनिटाइज कर रही हूँ, तो ये सब देखते हुए मैंने शायद मेरा 20% रिस्क होगा। लेकिन इस परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि इतना ज्यादा मैं आसपास कोरोना को फैलते हुए देखती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं डर के ये लगने लगता है कि शायद जो रिस्क है ना वो 60 या 70% है। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एक परसेप्शन ऑफ रिस्क है, मैं जो रिस्क को आंक रही हूँ वो ज्यादा आंक रही हूँ, क्योंकि हर तरफ इतना जो एक फीलिंग ऑफ फियर है वो बना हुआ है। तीसरा हम देख रहे हैं कि हमें जो एक कोरोना से इसलिए भी बहुत डर लग रहा है, ऑफ कोर्स एक तो हम सुन रहे हैं बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस जो शायद उतने अच्छे नहीं हैं, या शायद जो थोड़े डराने वाले हैं। इसके अलावा हमें अलग रहने से, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वी ऑलवेज वांट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, हम एक दूसरे के संग रहना चाहते हैं। लेकिन इस वायरस के, अगर आप ये कोरोना के आने से हम जो एक फॉलो करते हैं नॉर्म, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाए तो वो ये रहता है कि उस व्यक्ति को 14 दिन के लिए हम अलग रखेंगे
जब तक उसका टेस्ट करा के वापस कोविड नेगेटिव नहीं आता। तो बहुत से व्यक्तियों को वो अलग जाके रहने में हॉस्पिटल में, जहां आप किसी से अपने परिवार वालों के साथ नहीं हो, उसका भी एक बहुत ज्यादा मन में डर बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज हमें नहीं दिखती, इनविजिबल एजेंट है, वह हमें ज्यादा ताकतवर लगता है, ज्यादा इविल लगता है कि भगवान जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो एक पूरा जो खतरे की जो भावना बन जाती है हमारे मन में, जो वो खतरे की फीलिंग रहती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और हमारी मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने की कोशिश करती है। अब आइए देखते हैं बिहेवियरली किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है या इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है जो सही नहीं है, वे तुरंत व्हाट्सएप पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैल रही है। तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल आता है। यदि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें उसका जो प्रॉपर सोर्स है, यानी कि ये मैसेज WHO की तरफ से आया है, इंडियन गवर्नमेंट की किसी आरोग्य सेतु की तरफ से, क्या ऐप में ऐसा कुछ आ रहा है, या क्या इंडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ का जो काम है, वो लोग जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो जारी कर रही है, ये देखिए कि वो इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है वो कहाँ से पहुंच रही है। बिना सोचे समझे, सिर्फ क्योंकि इंफॉर्मेशन देख के कुछ खतरा लगा तो हम ये सोचते हैं चलो हम 10 लोगों को और बता दें, पर वो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 चुटकियों में हो जाता है। और फिर वो गलत इंफॉर्मेशन से अत्यंत लोग डर के भयभीत होके बैठ जाते हैं और सबकी जो एक मेंटल हेल्थ होती है वे उस दिन या तो मूड खराब होगा या डर जाएंगे या कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो जाएगा, तो वही होता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए तो सबसे पहले जिसने मैसेज भेजा है उससे विनम्रता पूर्वक पूछिए कि इस मैसेज का सोर्स क्या है, आपने कहाँ से ये मैसेज देखा, ये इंफॉर्मेशन आपने देखा कि ठीक है। until and unless you verify the information, please do not send it to other people or other groups. This should be an etiquette that we learn. ओके अब अगला जो हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट है वो ये है कि लोग डर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, और कई बार हम स्केप गोटिंग भी कर रहे हैं। स्केप गोटिंग यानी कि किसी एक व्यक्ति को बलि का बकरा बना के सारा दोष जो होता है वो इस पे मर देते हैं। जैसे हमने देखा कि एक कॉलोनी में एक डोमेस्टिक हेल्प आई और उनके आने के बाद वो क्योंकि आई तो ऐसा माना गया कि वो कोरोना वायरस लेके आई और एक परिवार को हुआ और परिवार से आस पड़ोस के 10-15 घरों में फैल गया। अब सब लोगों ने वे बेचारी को बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया और हर कोई उसी को बोल रहा है कि इसकी वजह से हुआ, पर श्योरिटी तो किसी के पास भी नहीं है कि उन्हीं की वजह से कोरोना आया। तो इस प्रकार के बिहेवियर से बचें, किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने से बचें, ये बहुत जरूरी है। हम ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि लोग अत्यंत तरीके से डरते हैं, इस समय में तनाव में रहते हैं। बहुत से लोगों का हम देख रहे हैं स्कूल में प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही, या जो बड़े लोग हैं उनका काम नहीं चल रहा, कुछ लोगों को शायद अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये जो सारी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं, इनके कारण जो मानसिक स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो वे भी एक चीज देखी जा रही है। और हमारे आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों में सोने का, खाने पीने का जो पैटर्न होता है वो बदल जाता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जब ज्यादा तनाव में होते हैं तो शायद ज्यादा सोते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती। कुछ इस प्रकार के होते हैं जो ज्यादा खाते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनका बिल्कुल ही खाना पीना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी जो चेंज होता है वो हमारे स्लीपिंग में, ईटिंग में आता है। जो हमारा काम है या हमारा जो पढ़ाई है उस पे हमारा कंसंट्रेशन खराब होता है, हम फोकस ही नहीं कर पाते। इसके लिए दोस्तों हमने एक सेशन भी लिया था लक्ष्य के ऊपर, जो आप देख सकते हैं करियर क्लास में जाके। दिल की बात का एक सेशन था लक्ष्य पे, जहां हमने बहुत बात की थी कि हम इस समय में अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना फोकस किस प्रकार बढ़ाएं, काम में, पढ़ाई में। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि बहुत सा समय हमें घर वालों के साथ मिल गया है, ऐसा बहुत सा समय है जो हम घर पे आजकल स्पेंड कर रहे हैं, सारे लोग घर पे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही हो। जब बहुत से लोग एक साथ बहुत समय के लिए साथ रहते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, और वो भी चीज देखी जा रही है कि बहुत बार परिवार में इश्यूज भी आ रहे हैं। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को कोई स्वास्थ्य की पुरानी परेशानियां थी, उनकी देख रहे हैं कि और परेशानियां बढ़ रही हैं। काफी हद तक कारण ये भी होता है कि वे डॉक्टर के पास अब नहीं जाते डर के मारे,
या ज्यादा उस चीज को फॉलो अप नहीं करते, वे भी एक कारण हो सकता है। जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी रूप से मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे थे, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी देखने को मिल रहा है कि बहुत हद तक कई बार वो चीजें बिगड़ भी जाती हैं उनके लिए। और जो दोस्तों एक बात देखी गई है जिससे हमें हर हालत में बचना चाहिए, वे ये है कि जो नशीले पदार्थ हैं या जो ऐसे हानिकारक पदार्थ है, उनका सेवन भी कई बार हमने देखा है कि वे सेवन अब बढ़ रहा है। तो इससे आप दोस्तों जरूर बचें, क्योंकि इसके साथ ये होने से जो मानसिक जो परेशानियां हैं वे बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती। ये कोई भी इलाज या ये कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस कराएं। आइए देखते हैं अब सामाजिक रूप से इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि इतने ज्यादा लेवल पे लोगों में कोरोना फैल रहा है, तो हमने ये भी देखा कि जो डायग्नोसिस था वो बहुत बार बहुत से शहरों में, बहुत से गांव में या बहुत से और प्रदेशों में हमने देखा कि थोड़ा सा डिलेड था, कि डायग्नोसिस उस टाइम पे नहीं हो रहा था, और वो चीज भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर पैदा कर रही थी। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको शायद कोरोना था, यानी कि जो शायद कोविड पॉजिटिव थे लेकिन कोई सिम्टम नहीं आए थे, तो वे जब घूम रहे थे, वे और लोगों से मिल रहे थे, तो उनके थ्रू भी कोविड फैलता है या फैल रहा था, फैलता है। तो वे भी एक समस्या का कारण दिख रहा था हमें, जो एक सोशली आ रहा था। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी आ रही थी, आप सबने देखी सुनी होंगी कि चाइना ने करा दिया या यूएस की तरफ से हुआ या किसी और देश ने ऐसा करा दिया। तो बहुत से देशों पे, ग्रुप्स पे, बहुत सी ऐसी चीजों पे कॉन्स्पिरेसी थियरी आ रही थी। वहां लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि नेचुरली अकरिंग क्राइसिस इवेंट है, यानी कि ये कुदरती एक इवेंट है, इस पे किसी भी व्यक्ति का, समूह का, देश का हाथ नहीं है। वो चीज समझनी मुश्किल हो रही है लोगों को। इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, इसमें भी हमने देखा कि काफी हद तक शॉर्टेज हो गई थी। कई बार इसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नेंस होती है, लोगों का उस पे से कई बार विश्वास उठ जाता है। खैर बहुत हद तक हमने ये चीज इंडिया में नहीं देखी, थैंकफुली, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हैंडल करने की, और टाइम रहते बहुत से मेजर्स लिए। पर ये भी एक कई बार सोशल इम्पैक्ट देखा जाता है। बहुत बार हमारे जो एक सिविक राइट्स थे, जिनको हम हमेशा बहुत कैजुअली लेते थे, जैसे बाहर घूमने जाना, घर से बाहर कभी भी चले जाना, वहां पे रिस्ट्रिक्शन आ गई कि लॉकडाउन हो गया, या लेट्स से नाइट लॉकडाउन है या डे लॉकडाउन चल रहा है। तो वहां पहली बार ऐसा हुआ शायद बहुत से लोगों के साथ कि कोई अपनी जो लिबर्टीज थी उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। और लैक ऑफ हेल्प, यानी कि एक तो रिसोर्सेज कम हो गई और ऊपर से लोग मदद नहीं कर रहे। किसी के घर में अगर कोविड है, तो जो पड़ोसी हैं जिन्हें मदद करनी चाहिए, कभी कभी तो सामने आते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी सामने आ रहे। तो इस प्रकार का एक सामाजिक रूप पे भी बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है पैंडेमिक की वजह से। अब दोस्तों ये तो हुई पैंडेमिक की बात। अब समझते हैं कि हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, और हम जो मदद कर सकते हैं वे इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम सीखें कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होता है। जिस प्रकार से दोस्तों, यदि हमें कभी चोट लग जाती है या हम कहीं रोड पे जा रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने से भी पहले एक फर्स्ट एड आके तुरंत मिल जाती है कि खून निकले जा रहा है तो कम से कम कुछ फर्स्ट एड कर दो। कभी कभी तो जैसे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो कोई कपड़ा बांध देता है आके, या जैसे किसी को तुरंत हार्ट अटैक आ रहा है तो हम सीपीआर देते हैं, बोलते हैं कि हम सबको सीपीआर कैसे देना है वे आना चाहिए। इसी प्रकार से हम सब लोगों को साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे देनी है, यानी कि ऐसे समय में जब कोई इंसान परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, भावनात्मक रूप से परेशान है, तो उसको हम किस प्रकार से कुछ तसल्ली दे सकते हैं, कुछ मदद दे सकते हैं, तब तक जब तक कि उसको एक्चुअल मदद नहीं मिलती, या भी एक्चुअल जगह पे जहां मदद मिल सकती है वहां तक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आपका रोल शुरू होता है। तो अब से जो सेशन है उसको बहुत ध्यान से अटेंड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ जरूरी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो उसको प्लीज नोट भी कीजिएगा। तो आइए जानते हैं अब, जैसा मैंने बताया साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड में हम करते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक एम होता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने का, वे ये होता है कि लोगों को और अब आगे हार्म ना हो, यानी कि और कोई नुकसान ना पहुंचे। हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें किसी प्रकार की केयर या सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। मैं बार बार कह रही हूँ कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट होना, साइकेट्रिस्ट होना जरूरी नहीं है। जो बातें जरूरी हैं वे मैं आपको अभी साथ साथ बताऊंगी।
इसके अलावा जब आप साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले व्यक्ति की नीड क्या है, उसके कंसर्न्स क्या क्या हैं, उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वे व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हो सकता है कभी आप बिल्कुल बेसिक हेल्प करें, और हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे भी रहे होंगे, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि वे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है। जैसे कि आप कुछ बेसिक नीड्स में हेल्प कर सकते हैं, जैसे खाना दे दिया, पानी, जैसे मैंने कहा कोई नेबर में अगर कोई बीमार है तो बाहर जाके खाना रखाना भी एक प्रकार की मदद है। राइट इन्फॉर्मेशन देना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन जब फैलती है तो एक पूरा हिस्टीरिया हो जाता है, सोशल हिस्टीरिया, कि सबको लगने लगता है कि अरे बहुत बुरा हो गया और सब बहुत डरते हैं। तो अगर आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जब आप किसी से बात कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दे रहे हैं तो लिसन, सुनिए। सबसे जरूरी है कि आप बात को सुने, और जरूरी ये भी नहीं है कि हर व्यक्ति हर समय पे अपनी बात कहना चाहेगा। तो आप कोशिश करें कि वे बात करें, लेकिन यदि वे बात नहीं करना चाहते तो आप उस चीज की भी रिस्पेक्ट करें और प्रेशराइज ना करें उन्हें बात करने के लिए। उसके बाद आप आता है कि आप, ये आपका कोशिश होना चाहिए कि आप उन्हें कंफर्ट करें, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें मेंटली काम डाउन कर सकते हैं उतना आप काम डाउन कीजिए। और इसके बाद आप ये भी कोशिश करें कि अब जब आपने उन्हें मेंटली थोड़ा शांत करा है, काम डाउन किया है, वो रिलैक्स हो गए हैं, तो आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप उन्हें किस प्रकार से जो सही इंफॉर्मेशन है या जो सही सर्विसेज हैं जो आप उन्हें वहां तक पहुंचाएं। जैसे आपने आज एक सर्विसेज के बारे में जाना कि जो हम बता रहे थे आपको कि हम युवा हेल्पलाइन चला रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने किसी दोस्त को, यदि आपको लगे कि इनको जरूरत है तो आप उन्हें वहां कनेक्ट कीजिए। तो जो एक कनेक्ट करना होता है, लिंक करना होता है, ये भी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं, हम 3L की बात करते हैं, तो ये बहुत साधारण है, आपको याद भी रहेगा, तो मैं आपको इस तरह बता देती हूँ। 3L होता है। एल, तो पहला एल होता है लुक। लुक यानी कि आप देखें आसपास में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको आपकी शायद थोड़ी सी मदद की जरूरत है या आपके सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा एल होता है लिसन। जब आपको वो व्यक्ति मिल गया, आपने आइडेंटिफाई करा कि ये व्यक्ति को मेरी जरूरत है, तो आप उसकी बात सुने और एक्टिवली सुने। आपने शायद, हमने कम्युनिकेशन के सेशन में दोस्तों ये बात भी की थी कि एक्टिव लिसनिंग कितनी जरूरी है, यानी कि ध्यान पूर्वक उसकी बात सुने। ये नहीं कि फोन में लगे हुए हैं और वो बेचारा बात कर रहा है, ऐसे नहीं। ध्यान पूर्वक बात सुने, उसकी बात इस प्रकार से सुने कि आप अच्छे से उसकी बात को समझ सकें और समझ के रिस्पॉन्ड करें। तो ये हुआ दूसरा स्टेप कि सुने। और तीसरा स्टेप होता है लिंक करें। तो लुक, लिसन और तीसरा लिंक, यानी कि सुनने के बाद आपको शायद पता चल जाए कि अच्छा इस व्यक्ति को यहाँ इस इंसान की मदद की जरूरत है, या शायद मैं इसको ये हेल्पलाइन पे आगे भेज सकता हूँ, या शायद मैं यहाँ इस व्यक्ति को कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ इसको बेहतर हेल्प मिलेगी, या यहाँ साइकेट्रिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, वहां मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वहां पे उस व्यक्ति को आप कनेक्ट करें। तो ये 3 सबसे जरूरी हमारे स्टेप्स होते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के, लुक, लिसन एंड लिंक। इसको याद रखिएगा। अब चलिए समझते हैं कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड यानी कि पीएफए क्या नहीं होती। ये समझना भी दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ पे गलती कर बैठते हैं ये सोच के कि हम तो प्रोफेशनल नहीं है, तो हमें मैम तो बोल रही है कि आप पीएफए कर दो, तो हम पीएफए करेंगे कैसे। तो ये जानिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा, पीएफए हम में से कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थिति में आप पीएफए कर सकते हो। कोई इसका ऐसा नहीं है, वैसे तो हम मानते हैं ऐसा कि हम थोड़ा प्रिवेसी में हो, कॉन्फिडेंशियल रहे। आजकल वैसे ही हम सब सोशली डिस्टेंट हैं, तो हम लोग, आप पीएफए फोन पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैसेज पे बात करते हुए भी आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। जो पीएफए नहीं है वो ये है कि नॉट समथिंग ओनली प्रोफेशनल। जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही करेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं है। यदि आप किसी दोस्त को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको पीएफए कर रहे हैं। ना तो ये कोई क्लिनिकल रूप से या साइकेट्रिक रूप से कोई इंटरवेंशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिकली कोई मदद कर रहे हैं, दवाई दे दी या थेरेपी, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये साइकोलॉजिकल डीब्रीफिंग भी नहीं है, यानी कि जहां पे आप व्यक्ति को बताएं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपको उस व्यक्ति को ये नहीं बताना कि आपको क्या लगता है कि उसको क्या हो सकता है। जैसे ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि तुम स्ट्रेस में हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें एंजाइटी है, ये हमें नहीं करना।
ये कोई क्योर या आरएक्स नहीं है, यानी कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी प्रकार के मानसिक रोग का, ये ट्रीटमेंट नहीं होता। हम व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति को आप पीएफए कर रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं, ये नहीं उसको बोलते कि आप एनालाइज कीजिए सिचुएशन, या मुझे ऑर्डर में चलो बताओ क्या क्या हुआ, ये सब हम नहीं करते। तो ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करना अपनी कहानी बताने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए सिचुएशन, आप वो भी नहीं करते हैं। अब अंत में पीएफए इम्पोर्टेंट क्यों है, आप पूछ सकते हैं कि आप इतना पीएफए की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जिसको पीएफए मिलता है, जिसको सपोर्ट मिलती है, जिसको केयर मिलती है, वह लोगों का देखा जाता है, रिसर्च में भी ये चीज आती है कि वह लोग लॉन्ग टर्म में बेहतर हो जाते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं, वे लोग ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, दूसरों से जुड़ा हुआ पाते हैं, और आशा जो होती है वह उनके मन में बनी रहती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें होप देनी है। पीएफए में बहुत जरूरी है कि आप उस व्यक्ति के अंदर एक होप इंस्टिल करें, आप उसे बोलें कि जीवन खत्म नहीं हो रहा है, आगे अभी बहुत उम्मीद बाकी है, बहुत सी आशा की किरण है। वह एक चीज है जो पीएफए में हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को मिले। उसको हर प्रकार का हम सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, फिजिकली प्रेजेंट होके हो, या फोन पे हो, किसी भी प्रकार का हो, हम कोशिश करते हैं कि उसे सपोर्ट मिले। जो व्यक्ति हैं जिनको आप पीएफए करते हैं, एक ये बहुत ही चीज रहती है कि जब हम लोग मेंटली परेशान होते हैं ना, तो हमें ये लगने लग जाता है कि हमारा जो कंट्रोल होता है चीजों के ऊपर, जो हमारी स्थिति पे कंट्रोल है, एक नियंत्रण है, वे हमें हाथ से जाता हुआ दिखता है। तो जब कोई आके हमें केयर करता है, हमारे को सपोर्ट करता है, तो हमें कहीं ना कहीं डीप डाउन ये फीलिंग आती है कि शायद मैं स्थिति पे वापस नियंत्रण पा सकती हूँ। और वो जो फीलिंग होती है वो बहुत एम्पावरिंग होती है, और वो पॉजिटिवली एक्ट करती है मेरी मेंटल हेल्थ के ऊपर। वे ऐसे, और इसके अलावा अगर आप उनको जब होप देते हैं, तो कई बार वे व्यक्ति अपने जीवन में नए लक्ष्य भी बना लेते हैं। छोटे लक्ष्य बनाने हैं, कोई बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। इसके लिए भी हमने एक सेशन किया था लक्ष्य का। अगर आप ज्यादा रुचि रखते हैं समझने में कि लक्ष्य किस प्रकार बना सकते हैं, उन्हें किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो ये वाला सेशन आप जरूर अटेंड कीजिएगा। पर जो वे व्यक्ति हैं जिनको हम पीएफए दे रहे हैं, वह व्यक्ति भी, जब हमें जिंदगी में कोई लक्ष्य दिखता है तो हम ज्यादा मोटिवेट होते हैं उसे पाने के लिए, और फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी बेहतर होने लग जाती है। और अंत में वे व्यक्ति अपनी जो डेली एक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उनको भी कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर से बहुत एम्पावरिंग महसूस होता है, सशक्त महसूस होता है। और आप खुद ये बात शायद समझते होंगे, जानते होंगे कि जब हम अपनी चीजें खुद कर सकते हैं, जब हम स्वयं पे निर्भर होते हैं, अपने आप पे, जब हमारे पास स्थिति पे नियंत्रण होता है, तो हम मेंटली ज्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं रादर देन मेंटली वीक महसूस करने के लिए। तो पीएफए जो आपको करना है, उसका पूरा आपका एम ही ये होना चाहिए कि सामने वाले बंदे में होप बरकरार रहे और वे अपना मेंटली स्ट्रांग हो सके। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा था, अंत में मैं आपसे बात करूंगी स्ट्रैटेजीज के बारे में, कि हमारी जो एक मेंटल हेल्थ है हम उसे किस प्रकार पॉजिटिव रख सकते हैं। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये सिर्फ कोविड-19 को लेके नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो ये स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आप कभी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बार बार बताया गया है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अभी जो जो परेशानियां हैं या जो प्रेशर्स हैं जिसके कारण हम तनाव में होते हैं, वे सिर्फ कोविड रिलेटेड ही हैं। बहुत हमेशा से ही आप देखेंगे हम प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। ये स्ट्रैटेजीज हमें वहां पे भी मदद करेंगी। इसके अलावा दोस्तों, ये स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ, वो आप अपने ऊपर भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी है आपका खुद का मेंटली हेल्दी होना। जब तक हम खुद मेंटली हेल्दी नहीं है, हम किसी और को पीएफए नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगी वो आपके लिए हैं। जब आप उन स्ट्रैटेजीज को करें, तो आप वे स्ट्रैटेजीज को अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि सबसे पहले हम अपनी मदद करें, फिर हम दूसरे की करें। आपने देखा होगा कई बार कोई प्लेन में जा रहा होता है तो एयर होस्टेस बोलती है कि पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे का लगाएं, यानी कि पहले अपनी मदद कीजिए। मेंटल हेल्थ में भी वो चीज जरूरी है। यदि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप दूसरे की मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी कर सकते, दूसरे को पीएफए नहीं दे सकते।
तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा और एक छोटी सी नजर डालते हैं इस चीज पे कि जो मेंटल हेल्थ पे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, या अब जो अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 1.0 3.0, उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हमने देखे हैं जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। एंजाइटी है, हमें चिंता है, बहुत ज्यादा बातों की चिंता है, हमें स्ट्रेस है, हम तनाव में हैं। कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, ये ज्यादातर उन लोगों में देखा गया, उन व्यक्तियों में हम देख रहे हैं जो व्यक्ति क्वारंटीन से बाहर आ रहे हैं, या जो व्यक्ति ने कोविड को बहुत नजदीक से देखा है, बुरा, बहुत ही बुरा अनुभव हुआ है, जिन्हें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप पे, वे लोग बाद में जब वो चीज खत्म हो जाती है उसके बाद भी उनको तनाव रहता है। बहुत से लोग अपने आप को बहुत वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं, लोगों को डर है कि हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। आपस में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम लोगों को आदत थी दोस्तों को सामने से मिलने की, अब हम लोग सब फोन पे, सब चीजें हमारी ऑनलाइन वर्चुअल चली गई हैं। तो वे चीज देखते हुए भी बहुत बार हमें इंटरपर्सनल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग, अगर आप भी यहाँ पे काम करते हैं तो आप देख रहे होंगे, बहुत लोग अपने आप को कई बार, ठीक से मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, या मैं काम में ध्यान नहीं दे पा रहा, ये सब तरह की परेशानियां भी देख रहे हैं प्रोफेशनली जो आ रही हैं। क्योंकि बहुत सी जो कंपनीज थी या बहुत सी ऐसी जगहें थी काम की, वो वर्क फ्रॉम होम हो गई थी। तो वो एक जो होम का और वर्क का जो एक लाइन होती थी पहले, कि घर से निकले तो काम करने गए, काम में पूरा मन लगाया, फिर घर आए तो घर पे ध्यान दिया, वे एकदम खत्म हो गया। तो वो जो एक बाउंड्री थी बीच में, वो एकदम ब्लर हो चुकी है। तो काम भी साथ चलता है, फैमिली भी, वहां पे दिक्कतें बढ़ती हैं। इसके अलावा अकेलापन, बहुत से लोगों को लॉकडाउन में अकेलेपन का सामना करना पड़ा है। वे लोगों ने अपने आप को बहुत लोनली महसूस किया, बिकॉज क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ तो थोड़ा सडनली हो गया। बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें घर वापसी का टाइम नहीं मिला, और बहुत समय उन्हें इंतजार करना पड़ा घर वापस जाने का। तो वे भी एक बहुत ज्यादा समस्या थी। उसके बाद कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार की भी भावनाएं आई कि बिल्कुल अब दुनिया खत्म है, एकदम डूम हो चुका है, सब खत्म होने वाला है। तो वही फीलिंग्स आती हैं। सोशली हम अपने आप को लोगों से अलग महसूस करते हैं, डिस्कनेक्टेड। और ये लिस्ट लंबी है भाई, ये तो बहुत ही एक, बहुत तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। अब चलिए जल्दी से चलते हैं स्ट्रैटेजीज पे कि क्या क्या अब हम कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी जो है वो आती है कि अपने जो इमोशंस हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत बार आपके इमोशन से डिटरमिन होती है कि आप किस प्रकार की भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप जिस भावना को महसूस कर रहे हैं उस भावना को सही से पहचानें। अक्सर आपने देखा होगा कि हम कभी कभी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में गए हैं, और स्कूल में हमारा, मान लीजिए कि मैम ने हमें हमारा पेपर वापस किया और हमारे नंबर बहुत कम आए हैं। अब नंबर कम आए हैं, मैं बहुत ही उदास हूँ, मैं बहुत तनाव में आ गई हूँ कि अब मेरा क्या होगा, मेरे नंबर कम आ गए हैं। मैं घर आई, मेरे छोटे भाई बहन ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उस पर चिल्ला दिया। तो उसको जो मैंने इमोशन दिखाया वो था फ्रस्ट्रेशन या एंगर का। लेकिन मेरा एक्चुअल इमोशन क्या था, मेरे को एक्चुअल भावना क्या थी, शायद मैं स्ट्रेस में थी, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं तनाव में थी। तो वो तरह की एक्चुअल भावना थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बार जब बहुत तनाव में होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन आता है, यानी कि जो भावना को हम बाहर प्रस्तुत करते हैं, वह भावना से अलग होती है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि जब आप कोई भावना को महसूस कर रहे हो तो उसको सही तरह से पहचानें। देखें कि वो एक्चुअली में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, स्ट्रेस है, क्या है वो एक्चुअल में, क्या भावना है। क्योंकि जब आप अपनी भावना को पहचान लेंगे तो आपको जो कंसर्न है, जिसकी वजह से वो भावना आ रही है, वह चीज को समझने में थोड़ी मदद मिल जाएगी, और उस चीज को आप बिल्कुल सही तरीके से उसका आप एक निर्वाण कर पाएंगे कि अच्छा अब इसमें मुझे करना क्या है। ठीक है, तो भावना को सही रूप से पहचाने। इसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी है, और ये आपको लिंक में भी मिलेगी, तो आप ये घर पे आराम से एक्टिविटी कीजिए। लेकिन आप अभी भी अगर चाहें साथ साथ थोड़ा समय लेते हुए आप अभी भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है आपकी इमरजेंसी केयर वॉल। तो आपने, जैसे हम लोग हमेशा एक इमरजेंसी प्लान ऑफ एक्शन तैयार रखते हैं अपने पास, कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर वैसा
So Akansha is rejoining, I think, because of technical issues. So she will be rejoining soon. Right. So आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्लीज टेक्निक्स पे जरूर फोकस करिए, राइट। और एक सवाल आया था इन द मीनवाइल, आकांक्षा हैज जस्ट जॉइन, बट इन द मीनवाइल एक सवाल आया था कि पीएफए क्या है। सो पीएफए का मतलब होता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, राइट। इसके अंदर आप क्या करते हैं, बेसिक टेक्निक्स को यूज करते हुए आप कैसे इमीडिएटली, जैसे किसी को फिजिकली चोट लग जाती है, किसी कट हो गया, कोई जल गया, तो आप शायद एज अ डॉक्टर आप उन्हें मेडिसिन नहीं दे सकते, बट एज अ केयर टेकर, एज अ केयर गिवर आप उनको शायद बोलोगे कि कई बार बोलते हैं टूथपेस्ट लगा लो, जल गया है तो उससे क्या होगा, जलन कम होगी, फिर आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो। तो ऐसे अगर किसी को साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि आप अच्छा ये कर लो, जैसे बोलते हैं पानी पी लो, तो बोलो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द राइट आंसर कि पानी पी लो, आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया पानी पी लो, पानी पिला के एकदम से आपने उनको थोड़ा काम किया और फटाफट फिर आप डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर ने या फिर एक्सपर्ट ने उनका एक अच्छी सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कराई, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ऐसे सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर किसी को भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा हो उस टाइम पे। दिस विल नॉट मेक यू अ डॉक्टर, आप इसको करने का एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, आप साइकेट्रिस्ट नहीं बन जाएंगे, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन जाएंगे, बट यू विल बिकम मोर अवेयर कि मैं आप क्विकली क्या कर सकते हो। आपको ये अवेयरनेस हो जाएगी शायद कि शायद यहाँ से मैं साइकोलॉजिकल हेल्प ले सकता हूँ, आपको वो भी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प होगी। तो प्राइमरी डायग्नोसिस शायद आप कर पाते हो कि शायद इन्हें कुछ एक्सपर्ट हेल्प की जरूरत है। Now Akansha is there with us. I will request Akansha to take it forward from here. Thank you, Ankit. Thank you for explaining and answering the question. ओके, सो जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमें अपनी भावनाओं को लेबल करने की बहुत जरूरत है, हमें सही तरह से भावना को पहचानने की जरूरत है। तो ये आप किस प्रकार पहचान सकते हैं और इसे आप किस प्रकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ का फायदा हो, वो ये एक्टिविटी है। इसमें मैं बात कर रही थी कि हम अपनी एक इमरजेंसी केयर वॉल बनाएं। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस स्थिति में होना होगा जहां पे हम ज्यादा विचलित ना हो। जब हम आराम से शांत बैठे हैं तो आप देखेंगे हम ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं, हम ज्यादा अच्छे से ये चीजों पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा जब मैं दुखी होता हूँ ना, तो शायद मैं जब चॉकलेट खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कोई और होगा तो शायद वो ये बोलेगा कि जब मैं थोड़ा अकेली महसूस कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपनी मम्मी से जाके बात करती हूँ, तो वो मुझे अच्छे से गाइड करती है। तो ये जो आपके एक बेसिक इमोशंस हैं जो हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी आप एक वॉल बना सकते हैं, यानी कि आप एक इमरजेंसी केयर वॉल बनाइए। और आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लगाया भी हुआ है कि सैडनेस जब आपको हो तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो कई लोग बोलेंगे हम मूवी देखते हैं, कई बोलेंगे मैं गाने सुनता हूँ, को तो जो भी आप करते हैं, आपकी वो रिचुअल क्या है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, उसको आपने वहां पे लिखना नहीं है, आपने उसको ड्रॉ करना है। आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है, फेवरेट मूवी लिख के ड्रॉ किया है, या गाने के लिए हेडफोन बना के ड्रॉ किया है। तो आपको वो लिखना नहीं है, आपको ड्रॉइंग्स के जरिए अपनी जो वॉल है उसको सुंदर से ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए। और हर इमोशन जब आपको आता है इस प्रकार का, तो आप उसमें सैडनेस, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, एंगर, वरी, इस प्रकार का ले सकते हैं। और एक जनरल वाला भी ले सकते हैं कि अगर इसके अलावा कोई अन्यथा और मुझे भावना महसूस होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो वह जब आप बनाते हैं और ये किसी ऐसी जगह पे सामने रख लीजिए जहां पे आप इस पे आपकी नजर जाती रहे, ताकि अगली बार जब भी आपको इनमें से कोई भावना का सामना करना पड़ता है जो थोड़ी नेगेटिव है, आपका थोड़ा मूड खराब हो रहा है, तो क्योंकि उस समय हम अगर सोचें तो हम ज्यादा नहीं सोच पाते, तो उस समय आप तुरंत जाइए, अच्छा सैडनेस है, चलो चॉकलेट खा लेते हैं या चलो मूवी देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक भी हो सकता है। कई लोग बोलेंगे मैं प्राणायाम करती हूँ, जब मैं चिंता में होती हूँ तो मैं प्राणायाम करती हूँ, जब मैं इमोशनली परेशान होती हूँ तो शायद प्राणायाम मुझे आराम देता है। तो इस प्रकार से आप जो भी करते हैं, जो चीज आपके लिए वर्क करती है, आपको वो यहाँ पे बनानी है और अपने सामने दीवार पे, अपनी अलमारी में, कमरे में, जहां पे आपकी नजर जाए बार बार उस पे चिपकाइए। और अब जब भी आप उस भावना का सामना करें तुरंत वो चीज कीजिए और देखिए आपको उससे कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि वो तुरंत आपका एक मूड बेहतर कर सकता है, आपके इमोशंस की जो इंटेंसिटी है उसे कम करता है। और ये भी बच्चों जानिए कि जो एक इमोशन होता है, जो एक भावना होती है, वो लहरों के समान होती है, वे आती और जाती रहती है, वे फेजेस में आती है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आज आप खराब महसूस कर रहे हैं तो आप हमेशा खराब महसूस करेंगे, या अगर आज आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप हमेशा बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह के समय में जब हम थोड़ा खराब महसूस कर रहे हैं, ये जो इमरजेंसी केयर वॉल है ये हमें बहुत मदद करती है, क्योंकि हमें तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा ये भावना आई है तो चलो ये करके देखते हैं, और उससे हमें फायदा होता है। तो ये बच्चों आप जरूर बनाइएगा और हमें भी बताइएगा आपने कैसे बनाई है। आई वुड लव टू सी कि आपने किस प्रकार से अपनी इमरजेंसी केयर वॉल बनाई है और कहाँ पे अब आप उसे लगा रहे हैं घर में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये भी देखी जाती है जहां पे हमें थोड़ा एंगेजमेंट अपना बढ़ाना है। यानी कि हम, एक तो होता है हम नॉर्मली कोई चीज कर रहे हैं बस, एक होता है कि हम एक्टिवली कोई चीज कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे का समय ऐसा जरूर हो, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, आप इसको बढ़ा के 6 घंटा भी कर सकते हैं, जहां पे आप एक्टिवली किसी प्रोडक्टिव टास्क में इन्वॉल्व हो। अब प्रोडक्टिव टास्क से मेरा वे मतलब है जहां पे आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा हो और उस टास्क से कोई आपको फायदा हो रहा हो। वो आपका पढ़ाई हो सकती है, आपका होमवर्क भी हो सकता है, वे आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं वे भी हो सकता है, कोई हॉबी कर रहे हैं वो भी प्रोडक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो अनप्रोडक्टिव है। कोई भी प्रोडक्टिव टास्क जहां पे आपकी नॉलेज में, आपकी लर्निंग में बेहतरी हो रही है, या फिर आपका कोई काम अच्छे से हो रहा है, उस पे आप कम से कम दिन में 2 से 4 घंटे का समय जरूर व्यतीत करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि हम एक साथ आजकल बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सी क्लासेस हो गई हैं अब ऑनलाइन स्टार्ट, या होमवर्क असाइनमेंट्स मिलने लग गए हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस प्रकार आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर लीजिए और समय को डिवाइड कीजिए विद इक्वल ब्रेक्स। तो जैसा मैंने कहा था, अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं, आप लक्ष्य वाला सेशन जरूर देखिएगा करियर क्लास का। हमने उसमें बहुत डिटेल से भी बात की थी कि हम किस प्रकार अपने टास्क को, बड़े टास्क को, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट करते हैं और बीच में ब्रेक्स लेते हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, जिससे हम वापस से रिजुविनेट हो जाएं और वापस से अपने टास्क पे फिर से फोकस कर पाएं। इसके अलावा आप अपने लिए ये तो नियम बनाइए इस चीज का कि आप हमेशा, कोविड हो ना हो, आगे भी आपको बहुत मदद करेगा, सोने से पहले मैं अपना अगले दिन का मुझे क्या क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बना के सोती हूँ। मैं लिख लेती हूँ कि अच्छा ये 4 घंटे मेरा ये काम रहेगा, 2 घंटे ये है, 1 घंटा ये है। उससे मुझे एक रात पहले ही पता होता है कि अच्छा मेरा अगले दिन में क्या क्या होगा। मुझे अपना डे प्लान करने में बहुत इजी होता है। बहुत सा समय देखा जाता है कि हम लोग क्योंकि अपना दिन प्लान नहीं करते, हम लोग दिन भर सोचते हैं अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा चलो ये रहने दो, चलो ये कर लेते हैं। तो वो जो एक कंफ्यूजन चलती रहती है, उसके चलते हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो एक रात पहले सोने से हमेशा ये नियम बनाइए कि सोने से पहले आप अपना डे प्लान कीजिए, अपनी एक्टिविटीज जो आपने अगले दिन, आपका जो कार्य है, चाहे पढ़ाई रिलेटेड, काम रिलेटेड, जो भी करना है आपको, वो आप करके रखिए। और जब आप वो सारा कार्य पूरा करें तो अपने लिए कुछ रिवॉर्ड सिस्टम भी बना सकते हैं। जैसे मेरे लिए ऐसा रहता है कि अगर मैंने 6 दिन, जैसे मेरे को एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूं, तो मैंने अपने लिए ये रिवॉर्ड सिस्टम बनाया कि अगर मैंने 6 डेज एक्सरसाइज की वीक में, तो मैं संडे का दिन, जिस दिन नहीं करूंगी एक्सरसाइज, उस दिन अपनी मर्जी की कोई आइसक्रीम या कोई भी ऐसी डिश खा सकती हूँ जो मेरा मन है, जो चाहे अनहेल्दी भी हो, थोड़ी सी जंक भी हो, तो मैं एक बार खा सकती हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम है। तो आप अपने अनुसार अपना खुद का रिवॉर्ड सिस्टम सेट कीजिए, जो आपको एक और मोटिवेट करेगा आगे भी प्रोडक्टिव रहने में। इसके अलावा आप अपने घर में कोई भी 2-3 ऐसी चीजें ढूंढिए जो आपको खुशी देती है। इट कैन बी किचन में खाना बनाना, इट कैन बी गार्डनिंग, इट कैन बी अपना, आपका पेट है कोई, उसके साथ समय बिताना, रीडिंग करना, किसी और व्यक्ति के साथ समय बिताना, कोई भी ऐसी 2-4 चीजें जो आपको खुशी देती हैं, वो चीजें ढूंढ के रखिए। और उसमें से एक चीज जरूर, चाहे 15 मिनट आप उस चीज को कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, क्योंकि अपने आप को खुशी देना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये मैंने आपसे एक लिंक भी यहाँ शेयर किया हुआ है, ये फ्री डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक मुझे मिला था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आपसे शेयर करूं, ताकि जिसको किताबें पढ़ने का शौक है वो यहाँ जाके किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी ट्राई कीजिए कि आप
अपना जो एक डेली रूटीन हमारा चलता है, जो बिल्कुल पुराने जैसा रूटीन होता है, कभी कभी उससे कुछ भिन्न भी करें। वैसे तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा पुराना एक रूटीन था हम उसी को फॉलो करें। जो भी, जैसे आप देखेंगे स्कूल में भी जो टाइम टेबल है अब जो नया आया है वो पूरा सेम चल रहा है। लेकिन आप इस तरह भी सोचें कि कुछ नए एक्सपीरियंस भी मिले। अब आप बोलेंगे कि घर में बैठ के मुझे नया एक्सपीरियंस कहाँ से मिल सकता है, मैं तो कितने महीने से घर पे हूँ, ज्यादा बाहर नहीं निकल रही। तो बच्चों, आप या तो ऑफ कोर्स अपने आप को कुछ नया सिखा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज, आप कोई नई लैंग्वेज सीखिए, आप कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए। आजकल बहुत से फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ऐसे भी कोर्सेज हैं जो फ्री हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो शायद आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्री हैं। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मुझे दिखा था, उन्होंने 50 कोर्स निकाले हैं फ्री में एडेक्स पे। एडेक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग होती है। आप वहां जाइए, देखिए कोई आपके मनपसंद शायद आपको कोर्स मिल जाए, आपको मजा है उससे करने में। इसके अलावा जो हमारी टेक्नोलॉजी है वे भी आजकल बहुत से हमें यूनिक एक्सपीरियंसेस दे सकती है। और ये जो मैंने 2 यहाँ एक्सपीरियंसेस लिखे हैं बच्चों, ये मैंने दोनों खुद पर्सनली ट्राई किए थे और मुझे बहुत मजा आया था। तो जो पहला एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहाँ जो ये वेबसाइट है आर्ट्स एंड कल्चर गूगल की, वहां पे जाके आप वर्चुअल म्यूजियम का टूर ले सकते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हिस्ट्री में या ऐसे आर्ट्स में इंटरेस्ट है वो यहाँ लॉग इन करके देखेंगे। आप लोग देखें तो यहाँ पे वर्ल्ड के जो जितने फेमस म्यूजियम्स हैं उन सबका आपको 3D टूर मिलता है। और आप यकीन मानिए ऐसा लगता है आप म्यूजियम के अंदर ही चल रहे हैं। इतना अच्छा इन्होंने, बहुत ही अच्छा 3D में आपको टूर मिलता है। इसके अलावा यूएस नेशनल पार्क का भी वैसा ही टूर देखने को मिलता है। जो दूसरी वेबसाइट लिखी है यहाँ पे explore.org, उसमें आप वाइल्ड एनिमल्स को, तो जिसको बायोलॉजी में या एनिमल्स में इंटरेस्ट है वे इंसान शायद यहाँ जाएगा तो उसको मजा आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नेचुरली रियल टाइम में देख सकते हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले जब मैं देख रही थी तो वहां पे बेबी पांडास का उनको दिखा रहे थे। वो दो आपस में बेबी पांडा खेल रहे थे, कभी जाके कुछ तोड़ के खा रहे थे। तो बहुत ही कामिंग और रिलैक्स्ड लगा मुझे देख के। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस, आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा और कुछ इंटरेस्टिंग मजा भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। ये स्ट्रैटेजी आती है अपने दिन को मैनेज करने की। बहुत से लोग हैं जिनको ये सवाल रहता है कि हम अपने दिन को मैनेज कैसे करें, हम समझ नहीं पा रहे। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं अपने दिन को किस प्रकार से अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कुछ टाइम सोचा और ये 5 चीजें मेरे सामने आई कि ये 5 चीजें अगर मैं दिन में कर रही हूँ तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है सेल्फ केयर, यानी कि अपना ध्यान रखना। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, चाहे आप पीएफए दें, चाहे आप दूसरों की मदद करें, सबसे जरूरी होगा पहले वो करने से पहले अपनी मदद करना, अपनी दिनचर्या में इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें करना जहां से आप अपना ध्यान रख रहे हैं, फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से, सोशल रूप से। वे बहुत जरूरी है। जैसे आप सुबह आधा घंटा अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकाल रहे हैं, मेडिटेट करने का टाइम निकाल रहे हैं, वे भी एक ही बात है। या आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग अपनी ब्यूटी का ध्यान देंगे या अपना फेस मास्क लगा के बैठ जाएंगे, वे भी एक तरीका है सेल्फ केयर का। लेकिन इसके अलावा और भी अन्य बहुत तरीके हैं जिससे हम फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ अपनी मेंटल ब्यूटी का, यानी कि अपनी मानसिक सुंदरता को भी बढ़ाएं। वे बहुत जरूरी है। तो अपने पे ध्यान दें, आपके दिन का कुछ सेगमेंट अपने पे होना चाहिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है काम। अब वो काम आपकी पढ़ाई भी हो सकती है, आपका जॉब भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि आप अपने दिन को इस तरह डिवाइड करें कि आपके 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिवली उस किसी काम में जाएं, आपकी पढ़ाई में जाए। तीसरा, हॉबी। जैसा कि बताया था, कोई एक ऐसी चीज जो आपको बहुत पसंद है या कोई नई चीज जो आप सीखना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज जो आप पहले करते थे लेकिन उसके बाद शायद करनी छोड़ दी, गाना गाना, डांस करना, जो अब आपने शायद करना छोड़ दिया क्योंकि शायद समय नहीं मिला और अब आगे बहुत से और प्रेशर्स थे और आप वहां बिजी हो गए। तो अब वो समय है कि आप अपनी कोई पुरानी चीज को भी रिकिंडल कर सकते हैं। तो कुछ समय दिन का निकालिए हॉबी के लिए। चौथा, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो है सोशल कनेक्टिविटी, यानी कि दिन में कुछ समय ऐसा भी हो जहां पे आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें। चाहे वो अपने फ्रेंड से बात करके हो, चाहे आप शायद बाहर, अगर आपके एरिया में उतना कोविड का रिस्क नहीं है तो आप बाहर जाके एक वॉक ले आए, पूरा अपना मास्क और सैनिटाइजेशन जो भी है वो सब चीज के साथ। तो वे भी जरूरी है। तो थोड़ा सा अपने आप को कनेक्टेड रखें ताकि आपको एकदम से अलूफ या लोनली फील ना हो।
तो ये भी आप कुछ समय निकालें। और सबसे जो मुझे लगा कि जो सबसे एक बहुत टचिंग था मेरे लिए, वो ये था कि किसी की मदद करें। दिन में चाहे आप 2 मिनट निकालें, लेकिन किसी के लिए चाहे आप पॉजिटिव थॉट रखें, चाहे किसी को एक फोन कॉल करके पूछ लें कि आप कैसे हो, मैंने सोचा आपका हाल चाल पता कर लूं, वह जरूर करें। हेल्प करें किसी की, क्योंकि आपको जो आपका दिन है ना, वो बहुत आपको लगेगा कि आपने अच्छे से मैनेज किया और आपको लगेगा आपका दिन सफल हो गया है। तो ये 5 चीजें अगर आप अपने दिन में लेके आते हैं, तो वो आपका जो डे है इफेक्टिवली मैनेज होता है, आपको ज्यादा तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होती, और ये आपकी एक मेंटल हेल्थ की बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनती है। अब आगे बढ़ते हैं सेल्फ केयर। जैसा कि मैंने बताया था, वो पहली जो स्ट्रैटेजी हमने बात की थी लास्ट स्ट्रैटेजी में, अब हम उसको डिटेल में थोड़ा और बात करेंगे। अब सेल्फ केयर में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसा कि मैंने कहा था। कुछ हम लेते हैं, जैसे एक हुआ सेल्फ केयर का कि नींद पूरी लीजिए। बहुत से बच्चे रात में देर तक जागते हैं और सुबह उठ के फिर तुरंत काम पे बैठना पड़ता है, या खाने का समय नहीं मिल रहा, या क्लासेस अटेंड करनी है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो अपने सोने का, अपने नरिशमेंट का, यानी कि अपने न्यूट्रिशन का, अपने आप को अच्छे से बॉडी को नरिश करें और हाइड्रेट करें। पानी, लिक्विड सही मात्रा में पीते रहें, वे बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप ब्रीथ करें, यानी कि आप ऐसी प्राणायाम करें, क्योंकि ब्रीदिंग से हमारी जो लंग्स है, एक तो वो भी खुलते हैं और हमारा फोकस भी बढ़ता है, अगर हम आईज क्लोज करके प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। गेट मूविंग, यानी कि एक्सरसाइज करते रहें। ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठे हुए हैं इतने महीने से, उठे, अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं। उससे भी आपका जो पूरा एक ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है, और एक्सरसाइज करने से हमारा जो मेंटल फोकस है वो भी बढ़ता है। अपने आप को यूटिलाइज करें, जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल है, उनको ऐसे चीजों में यूटिलाइज कीजिए जहां पे कुछ प्रोडक्टिव चीजें हो पा रही हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो वो कीजिए, या जो भी चीज आप में अगर एक क्षमता है तो उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। आप ये सोचिए कि अगर आपको लग रहा है कि आज हम क्राइसिस में हैं, एडवर्सिटी में हैं, तो वही इंसान सच्चा इंसान बन सकता है। मतलब वो इंसान तरक्की कर सकता है जो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। तो आज की इस एडवर्सिटी में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपने लिए, अपने आप को कुछ नया सिखा सकते हैं, तो वे कीजिए। उसके अलावा कनेक्ट कीजिए लोगों से, जैसा बताया था। आप इसके अलावा आप इन्फॉर्म्ड रहें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना मीडिया बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, या न्यूज ना देखें। इन्फॉर्म्ड रहें, पर न्यूज को देखिए कि कितनी देर आपने देखना है। एक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सारा दिन न्यूज देख रहे हैं और सारा दिन, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि न्यूज में ज्यादातर नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारा जो मूड होता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वे भी नेगेटिव होने लगता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मीडिया है हम उसको वाइजली यूज करें, और सुबह उठने के जस्ट बाद, और रात को सोने से जस्ट पहले, और खाना खाते समय, ये 3 समय कृपया करके न्यूज ना देखें, क्योंकि वो और आपके मन में एक नेगेटिविटी बढ़ाता है। सुबह न्यूज देखने से पूरे दिन फिर आपने जो शुरुआत की वो नेगेटिव की। रात में सोने के जस्ट पहले जो लोग न्यूज देख के सोते हैं, उनके मन में भी फिर रात में वही विचार, कहीं ना कहीं सपने आते रहते हैं। और खाना खाते समय तो बिल्कुल न्यूज ना देखें। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे बेहतर समय रहता है शाम के समय, और 30 मिनट्स के ऊपर न्यूज कंजम्पशन ना करें। इसके बाद आपके लिए आज जो नया नॉर्मल बन रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सी चीजें, ऐसी नई चीजें आ गई हैं जो हम अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो शायद पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पहले कहीं जाएंगे, बाहर कहीं खाना खाने जाएं, या बाहर घर से भी निकलेंगे तो मास्क लगाना पड़े, हमने नहीं सोचा था। पर अब जो हमारा नया नॉर्मल बन गया है, या शायद कुछ समय के लिए जो नॉर्मल बना है, उसको सीरियसली लीजिए और समझिए। इसके अलावा जो आपकी रूटीन्स हैं उनको रियलिस्टिक रखिए, यानी कि वो ऐसे रूटीन मत रखिए जो बिल्कुल हवा में हो। रूटीन वे रखिए जिनको आप पूरा कर सके, तो वही चीजें, वही टास्क अपने लिए बनाएं। और ये जरूरी है, एक ऐसा प्लान आपके पास होना चाहिए कि यदि ऐसा हो जाए कि भगवान ना करे कोविड हो जाता है, तो किस प्रकार से आपको आइसोलेट करना है और किस प्रकार से कोई और व्यक्ति आके आपकी जिम्मेदारियां निभाएंगे, वे एक प्लान अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप बनाएं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर कभी कुछ ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये आपके लिए एक और एक्टिविटी है, जो है आपकी सेल्फ केयर की एक्टिविटी। इसमें आप देखेंगे ये आपको उसमें लिंक में भी मिलेगी सेल्फ केयर की एक्टिविटी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो चीजें आपको खुशी देती हैं, और वह चीजें जो आप हर रोज कर सकते हैं, आराम से, आसानी से कर सकते हैं। इट कुड बी 10 मिनट्स प्लेइंग विद योर डॉग, इट कुड बी 10 मिनट्स प्लेइंग विद योर यंगर सिबलिंग, ओल्डर सिबलिंग, इट कुड बी रीडिंग अ बुक, कोई टीवी सीरीज देख रहे हैं, कोई मूवी देखना, कुछ भी हो सकता है। उसको आप यहाँ लिस्ट कीजिए, लिखिए कि क्या क्या मैंने इस हफ्ते किया है।
उसके बाद जो चीजों ने मुझे जो चीजें आपको खुशी दी हैं इस हफ्ते, सॉरी, उनको लिखिए। यहाँ पे आप वह चीजें लिखिए जो आपने अपने लिए अपने आप की केयर करने के लिए करी है, यहाँ पे उसकी लिस्ट। एफर्मेशन होते हैं पॉजिटिव थॉट्स जो हम अपने आप से कहते हैं, पॉजिटिव बिलीफ, जैसे ये हो सकता है आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ, that's an affirmation. I know I'm going to do well in my life, that is also an affirmation. तो इस प्रकार की जो पॉजिटिव चीजें आप अपने आप से कहना चाहते हैं, आई में, फर्स्ट पर्सन में, मैं या आई में बोले, वे 2-3 पॉजिटिव चीजें जो आपने अपने आप को इस हफ्ते कही हो मोटिवेट करने के लिए, उनको एफर्मेशन में लिखिए। और वे चीजें जिन्होंने आपको इस हफ्ता इंस्पायर किया हो, उनको आप इंस्पिरेशन में लिखें। ये जो सेल्फ केयर की लिस्ट है, आप हफ्ते दर हफ्ते बना सकते हैं और हर हफ्ते की आपके पास एक सेल्फ केयर की लिस्ट बन जाएगी कि इस हफ्ते आपने क्या क्या किया। जरूरी नहीं है कि ये सेल्फ केयर आपने एक ही साथ बैठ के भरना है, इसको आप कहीं अपने टेबल पे आसपास कहीं अलमारी में चिपका दीजिए और रोज आप लिख सकते हैं कि अच्छा आज मैंने ये किया, शायद कल आपने कुछ और किया, तो आपकी लास्ट आप देखेंगे वीक के एंड में लिस्ट पर एक अच्छी लिस्ट 6-7 चीजों की बन जाती है। और ये जो लिस्ट है, ये आप जब देखते हैं तो आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ, मैं भी अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी स्ट्रैटेजीज हैं। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये हो गई कि एक जो हमारा ग्रोथ का माइंडसेट है, आप माइंडसेट अपना इस प्रकार का रखें जहां पे आप अपने आप को बढ़ावा दें। ये सोचें कि आप जिंदगी में आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। ऐसा माइंडसेट ना रखें जहां पे आप अपने आप को कोस रहे हो या अपने आप को ये कम समझ रहे हो किसी से। तो माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का रखें हमेशा, कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो आज अगर मैं 8वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं तो कल मैं 12वीं पे कैसे पहुंचूंगा, या चलिए 9वीं पे कैसे पहुंचूंगा, उसका ध्यान रखें। ठीक है। और जो कंपटीशन है वो अपने आप से करें, दूसरे से नहीं। जिन चीजों पे आप नियंत्रण कर सकते हैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, और जिन चीजों पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, जैसे अब कोविड है, वायरस है, इस पे नियंत्रण कोई नहीं कर सकता, उन चीजों का डर थोड़ा कम कीजिए, उन चीजों के बारे में सोचना कम कीजिए, रादर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उनमें अच्छे से कीजिए। उन स्ट्रैटेजीज पे रिलाई कीजिए जो आपके लिए पास्ट में वर्क करी हैं। तो आपको याद होगा जो मैंने आपको इमरजेंसी सेल्फ केयर वॉल की एक्टिविटी बताई है, उसमें हम यही कर रहे हैं। जो स्ट्रैटेजीज आपके लिए पास्ट में वर्क करती हैं वो आपके लिए बहुत चांसेस हैं कि आज भी वर्क करेंगी और आगे भी शायद वर्क करेंगी। तो वो स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा फोकस करें और वही यूज करें। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, हम सबका उसको फेस करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी हम सबकी अलग अलग ही हो सकती हैं, एक जैसी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात है कि ऐसा नहीं है कि, एक तो आजकल मैंने ये भी देखा है बहुत प्रेशर भी है कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना ही है या कुछ नया बनाना ही है। अगर आपका कुछ सीखने का मन नहीं है, आपका कुछ नया करने का मन नहीं है, तो भी इट्स ओके। अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए ये देख के कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपना समय लें, तो आप पॉज लीजिए, ब्रेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटा सा एक हार्ट बना हुआ है। अगर आप जैसे ये बाहर बढ़ रहा है, आप इसके साथ ही आप इनहेल कीजिए, और जब ये कम हो रहा है आप एक्सहेल कीजिए। तो जैसे मैं करती हूँ साथ में, अब नेक्स्ट टाइम जब होगा, स्टार्ट। जब मैंने ये छोटी सी चीज की तो मेरा जो सारा ध्यान था वो इस हार्ट पे था, क्योंकि मुझे उसके साथ अपनी सांस लेनी थी और सांस छोड़नी थी। यानी कि मेरे जो मन में और चीजें चल रही थी और जो चिंता के विषय थे वे कम हो गए और मेरा जो ध्यान था वो इस हार्ट पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इस मोमेंट में आ गई जहाँ पे मुझे होना चाहिए। हम लोग अक्सर या तो पास्ट में होते हैं या अपने फ्यूचर में रहते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट में होना भूल जाते हैं। तो माइंडफुलनेस ये बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। बहुत सी आप और एक्टिविटीज कर सकते हैं माइंडफुलनेस की। हमने स्ट्रेस वाले वेबिनार में, आओ चिंता दूर भगाएं के वेबिनार में, दिल की बात में और भी डिटेल में बताया है, अगर आप चाहें तो वे देख सकते हैं। तो माइंडफुलनेस करने से हम अभी प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमारी जो कल क्या होगा की जो एक चिंता है, या हमारे पास्ट में ये क्यों हो गया, वह जो एक चिंता है वे कहीं ना कहीं कम हो जाती है।
इसके अलावा आप योगा और मेडिटेशन जरूर ट्राई कीजिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क वेल। आप देखेंगे यहाँ पे ये बच्चा चाइल्ड पोज कर रहा है, बिकॉज चाइल्ड पोज जो आसन है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है, जिसे हम बाल आसन भी कहते हैं हिंदी में। और अनुलोम विलोम भी डेफिनेटली इट्स वेरी रिलैक्सिंग, जो प्राणायाम का एक फॉर्म होता है। इसके अलावा जो एक छोटी सी आपको और मैं स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगी वो ये है कि हम सभी के मन में बुरे विचार आते हैं, हम सबके मन में बुरे बुरे थॉट्स आने लगते हैं। तो आप आज से लेके 2 दिन तक ये एक चीज ट्राई कीजिए कि जब भी आपको कोई एक नेगेटिव थॉट आता है, कोई एक बुरा थॉट आता है आपके मन में, तो और आप तुरंत पहचान गए कि ये थॉट पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव थॉट है, ये मुझे खराब विचार आ रहा है, उस विचार को मन से थोड़ा धक्का मारिए और उसके बदले 3 पॉजिटिव थॉट लेके आइए। कि मुझे एक बुरा विचार आया, जैसे कि मुझसे शायद ये नहीं होगा, मैं उतनी अच्छी नहीं हूं कि मैं अच्छे नंबर ला पाऊं, तो ये एक बुरा विचार है मेरा, इसको मैं थोड़ा पीछे करूंगी और अब मैं 3 पॉजिटिव विचार लेके आऊंगी। जैसे कि शायद मेहनत करने से अच्छे नंबर आ जाए, ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है, और अगर मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई के शायद नोट्स बना लूं तो शायद अच्छे नंबर आए। तो मैंने क्या किया, जो एक नेगेटिव थॉट चल रहा था उसको थोड़ा हटाया और उसके बदले मैं पॉजिटिव थॉट्स लाई कि मैं चाहूं तो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया। फिर मैंने अपने आप को ये बताया कि मैं किस तरह से कर सकती हूँ, कि अच्छा नोट्स बना लेती हूँ। सो यू हैव टू नाउ टॉक टू योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। जो हम अपने आप से बात करते हैं ना, उसको पॉजिटिव कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत चीजें बदल जाएंगी। अब हम थोड़ी सी बस बात करेंगे टिपिकली एंजाइटी की और स्ट्रेस की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय में लोग बहुत से लोग हैं जो एंजाइटी और स्ट्रेस को लेके परेशान हैं। अब जो एंजाइटी है वो तो अपने आप को बहुत से तरीके से डिपिक्ट करती है। मैंने यहाँ पे जो ये इमेज बनी हुई है आप देखेंगे, इसमें चाहे अटेंशन नहीं दे पाना, हर वक्त गुस्सा फील करना, बहुत सी नींद आना, चीजें भूल जाना, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अनसर्टेनिटी कहीं है, यानी कि हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, उसके लिए बहुत भड़क जाना, रोना, अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, ऐसी चीजें करना जो नहीं लोग चाहते कि करें। इसके अलावा फिजिकली हेडेक हो जाना, पेट में दर्द होना, उल्टी आने, हार्ट की जो गति है वह बढ़ जाना, इस तरह की बहुत सी चीजें जो होती हैं वह कहीं ना कहीं एंजाइटी की तरफ इशारा करती हैं। कोविड के चलते एंजाइटी सभी के मन में शायद थोड़ी ना थोड़ी और बढ़ गई है। अब छोटी सी 2-4 बातें अगर हम ध्यान रखें तो शायद हमें मदद मिले। सबसे पहले ये कि एक एंजाइटी इस बात से आती है कि मेरा अपना रिस्क कितना है कि मुझे वायरस आ सकता है। तो जैसा मैंने कहा था, इस समय में हमारा जो रिस्क की आंक, जो हम रिस्क को आंकते हैं वो हम ज्यादा आंक लेते हैं। तो पहले अपने रिस्क को सही से आंकें कि कितना रिस्क है कि आपको एंजाइटी हो, आपको कोविड हो सकता है। उसके बाद जैसा बताया था, अपनी थोड़ी न्यूज मीडिया की जो कंजम्पशन है उसको कम कीजिए। न्यूज में बहुत सी बार इतनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन रहती है कि सारा दिन हम फिर उसी बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इस बात पे ध्यान दें कि हो सकता, ठीक है आज वायरस कोरोना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा। तो समय आएगा जब निकले, ये खत्म हो जाएगा। आज मुझे इस चीज पे फोकस करना है कि मैं अपने आप को प्रिवेंट कैसे करूं। तो आपका जो फोकस है वो एंजाइटी को थोड़ा कम कीजिए और प्रिवेंटिव मेजर्स पे बढ़ाइए। कि यदि आप अच्छे से घर आके अपना कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, हाथों को अच्छे से वॉश करते हैं एल्बोज तक, तो जो भी प्रोसीजर्स हैं अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करने के, मास्क पहन रहे हैं, अपने हाथों से अपने मुंह पे, आंख पे हाथ नहीं लगा रहे हैं, इन सब चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें और अपने आप को ये बार बार रिमाइंड कराएं कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं आप उतना अच्छा कर रहे हैं। तो प्रेशर मत लीजिए उन चीजों का और कोशिश करें कि जो आपको पहले स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, जिससे आपकी थोड़ी एंजाइटी जो है वो कम हो सके। इसके अलावा यहाँ पे जो ये 2 लिंक्स दिए हैं, ये इसी प्रकार के लिंक्स हैं, छोटे से, ये मैं दोबारा भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। इससे आप, ये जिस प्रकार वो हार्ट वाला था, ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ पे ब्रीदिंग की कैसे हम ब्रीथ कर सकते हैं, 2 मिनट तक हम बिल्कुल शांति में बैठे और कुछ ना करें, माइंडफुलनेस की जो बात की थी, उस, ये जो लिंक्स हैं ये बहुत हैंडी हैं, आप यूज कर सकते हैं और घर बैठे बैठे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं और ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा एंजाइटी कम करने के लिए एक हमने एक्टिविटी सोची है आपके लिए, वो है विजन बोर्ड बनाना। अब आप पूछेंगे विजन बोर्ड क्या है। आपको जो लिंक भेजा गया है उसमें मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं, तो आप अभी भी ध्यान से सुन सकते हैं और उस लिंक में भी आपके लिए स्टेप्स हैं, तो आपको पता चलेगा आप किस प्रकार विजन बोर्ड बना सकते हैं।
तो विजन बोर्ड ये होता है कि विजन बोर्ड मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो मैं लाइफ में पाना चाहती हूँ, लाइफ में करना चाहती हूँ, उसका एक पोस्टर मान लीजिए या कोलाज मान लीजिए, वे होता है। तो थोड़ा समय निकालें और सोचें कि ऐसी क्या चीजें हैं, आप अपने आप को 10 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे आप बहुत से एरियाज भी बना सकते हैं कि फैमिली के लेवल पे, फ्रेंड्स के साथ मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, करियर में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, मैं अगर मैं लोगों की हेल्प करने में यकीन रखती हूँ तो मैं क्या क्या हेल्प कर चुकी होंगी। कुछ भी आप अपनी मर्जी से एरियाज बनाएं और फिर उन एरियाज को किसी ना किसी फॉर्म में पिक्चर्स ढूंढ सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं, ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनको आप रोज अगर देखें तो आप मोटिवेट हो। यकीन मानिए ये जो एक्टिविटी है करने में शायद थोड़ा समय लगता है, 2-3 दिन भी लग जाते हैं कई बार वो एक्चुअल फोटोज इकट्ठी करने में, सब चीजें करने में, लेकिन जब ये बन के तैयार होता है और सामने लगता है, तो जब भी हमारे मन में चिंता आ रही होती है, डाउट आ रहा होता है, जब भी हम अपने ऊपर सोच रहे होते हैं कि हम काबिल हैं या नहीं है, ये जो बोर्ड है ये हमें बहुत मोटिवेट करता है अपनी गोल्स को पाने में, एंजाइटी को कम करने में और आगे बढ़ते रहने में। इसमें आप चाहें तो उन व्यक्तियों की पिक्चर्स भी लगा सकते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो उसमें जो लिंक है उसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा भी है कि किस तरह से आप फोटोज लगा सकते हैं, कोटेशंस लगा सकते हैं, बहुत सी चीजें आप इसमें कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी लाइए। ये जब आप बना लें तो इसकी फोटो खींच के प्लीज हमारे साथ भी साझा करें ताकि हम भी देखें आपने किस प्रकार से अपना एक आगे की लाइफ को विजन किया है। इसीलिए इसका नाम है विजन बोर्ड कि आप आगे की लाइफ को किस तरह विजुअलाइज करते हैं, वे इससे पता चलता है। चलिए अब थोड़ा सा और स्ट्रैटेजीज में, पर्सनल स्ट्रैटेजीज में बचा है, वे है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। जैसा कि हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि तनाव जो है वे हमारी जिंदगी में हमेशा से था, कोविड के आने से हाँ थोड़ा बढ़ा, लेकिन अब हम उसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एक इमेज लगी है जहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं या कुछ कुछ चीजें बताई हैं आप कैसे कर सकते हैं। देखिए माइंड के लिए अलग है, बॉडी के लिए अलग है और सोल यानी कि हमारी जो आत्मा है उसकी खुशी के लिए भी कुछ चीजें हैं। तो आप यहाँ से भी आइडियाज ले सकते हैं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको हमेशा मदद करेंगी अपने स्ट्रेस को कम करने में, और ये आप अपने दोस्तों को भी या किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखें, चाहे वो खाने पीने का, सोने का हो, डीप ब्रीदिंग हो, स्ट्रेचिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा अंकित, कैन यू हियर मी? अंकित, Yes, are you Akansha, there? yes, sir, we can hear you. Okay, sorry, I thought connection is lost. Okay. इसके अलावा आप जो एक्सरसाइजेज हैं वो रेगुलरली कर सकते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल का जैसा बताया गया था यूज बिल्कुल ना करें। जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को सिर्फ शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई भी हेल्थ, आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा है, तो आप उस अपने हेल्थ केयर यानी कि अपने डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं और चेक करवाएं कि क्या मतलब ऐसा कुछ है कि ज्यादा प्रॉब्लम है, और फिर वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। या अगर आपको लगे कि साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी है तो मदद लेने से भी आप ना हिचकिचाएं। इसके अलावा हम जल्दी से आते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड के साथ कोई मानसिक रूप से उनको कोई डिस्ट्रेस है तो हम उनकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहले आइए जानते हैं कि वार्निंग साइंस क्या है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो फ्रेंड है वो तनाव में है? यदि वे आपको सामने से आके नहीं बता रहा तो आपको किस प्रकार पता चलेगा? तो हो सकता है आपका दोस्त थोड़ा उदास रहने लगे, अलग थलग हो जाए, कुछ इस प्रकार की अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करे, या कोई इस प्रकार के बिहेवियर करे जो थोड़े रिस्की हैं, या अचानक से डर जाए, या अचानक से किसी बिना कारण के बहुत ज्यादा सहम जाए, ठीक से खाना नहीं खा रहा, सो नहीं पा रहा ठीक से, आप कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा है जो आपको लगता है कि रियल नहीं है, ड्रग्स या अल्कोहल का यूज या अब्यूज बार बार कर रहा है, उसके मूड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और उसकी जो एक पैटर्न है, जो उसका डेली रूटीन है आप देख रहे हैं वे बिगड़ गया है, उसे कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, या वे बहुत ज्यादा इंटेंस वरीज है यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान है। यदि ये सब है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको उस दोस्त से टच में रहना है, आपने उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो टच मत खत्म कीजिए, कम से कम बात कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए। आपने देखा होगा अक्सर हम ऐसे ही पूछते हैं हाउ आर यू, और सामने से रिप्लाई भी आ जाता है आई एम गुड।
तो थोड़ा डिटेल में जाइए और उसको एक्चुअली मीन कीजिए, उससे और ज्यादा सवाल कीजिए कि आप सही में अच्छे हैं, ऐसा कोई चीज है, अगर कुछ आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, बहुत दिन से हमने बात नहीं करी तो मैंने सोचा चलिए बात करके पूछ लूं, या कहीं चलते हैं बाहर घूमने, या मे बी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस चीज में कुछ, या इस तरह की बात आप उसे बोल सकते हैं कि तुम बहुत लोगों के लिए बहुत मायने रखते हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बाहर आके अपनी बात बताएं, या सबसे जरूरी आई बिलीव इन यू। तो ये जो सारी बातें हैं, जैसे कुछ लिखी भी थी यहाँ पे जो मैंने बताई आपको, ये आपको एक सपोर्ट देने में, एक फ्रेंड बनने में बहुत मदद करती हैं, और इस प्रकार की आप चीजें उन्हें बोल सकते हैं जिससे उनको अच्छा लगेगा और आपका एक रैपो बिल्ड होगा इस तरह से कि वे आके आपसे ओपन अप हो। इसके अलावा आप जब आपको लगे कि अगर कुछ परेशानी है तो आप किसी और से, किसी तीसरे इंसान से भी मदद ले सकते हैं, जो कोई बड़ा हो सकता है, कोई एडल्ट हो सकता है, या कोई प्रोफेशनल हो सकता है, या कि काउंसलर हो सकता है। तो आप देखेंगे इस तरह से, जैसे ये जो फ्रेंड है वो इस तरह बात भी कर रही है और वो ये सब बोल रही है, आई एम हियर फॉर यू, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, डू यू नीड समवन टू टॉक विद, एंड लास्ट में जो मैंने बताया था PFA में हम बोलते हैं दैट देयर इज होप। अब हम आते हैं उन स्ट्रैटेजीज पे जो कि हम अपनी फैमिलीज में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैमिलीज के साथ आजकल हम जो देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जैसा मैंने कहा था, जब ज्यादा टाइम होता है तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी जो होता है वह हमारा बढ़ जाता है। तो वो चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके हो गया है, या कई बार अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियली लोग थोड़े परेशान हैं, सिचुएशन खराब हो रही है बहुत से लोगों की, एक हम जो पहले सब चीजें बाहर जाके कर रहे थे अब वो वर्चुअली हो रही हैं। तो हम किस प्रकार से थोड़ा रूटीन बना सकते हैं, वे इस तरह है कि आप रूटीन बनाएं, रिचुअल्स बनाएं, कि और उसी रूटीन को फॉलो करें, एक दूसरे की मदद करें घर के काम काज करने में, और ऐसा ना करें कि सिर्फ 2 लोग ही घर में काम कर रहे हैं, या सिर्फ जैसे माता पिता कर रहे हैं या मम्मी और बहन ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर शेयर कीजिए। ऐसा एक समय निकालिए जब आप कोई एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी साथ कर रहे हैं, शाम में बैठ के लूडो खेल लिया, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, अंताक्षरी खेली, या थोड़ा समय बैठे अपने बारे में कुछ बातचीत करी। तो अपना फैमिली का एक क्वालिटी टाइम निकालिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपके माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, एक तरह फैमिली की तरह बैठ के कभी कभी 15 दिन में, 20 दिन में एक बार अपनी अपेक्षाएं, अपनी परेशानियां एक दूसरे से साझा करें, और कोशिश करें कि एक दूसरे को उसका हल बता सके, या फिर उनको एक तरह से इमोशनल हम सपोर्ट दे सके। ऐसी भी आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए जहां पे आपका बाहर के लोगों से कांटेक्ट हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ फैमिलीज जैसे साथ में बैठ के तंबोला खेल रहे हैं ऑनलाइन आके, तो ऐसी बहुत से आजकल ऑप्शंस हैं, आप देखिए, ढूंढिए क्या क्या कर सकते हैं जिसमें आपके कजन्स, आपके रिलेटिव्स भी इंक्लूड हो पाए, ताकि आपका बाहर से कनेक्शन बना रहे। और जो पढ़ाई या काम और आपकी जो घर की लाइफ है उसमें जो एक बैलेंस है जो खराब हुआ है, कोशिश करें कि वे आपका सही से बना रहे। एक अब जाते जाते कुछ 2-3 बातें जो बहुत जरूरी हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, हमेशा जिन्होंने हमारे माता पिता का ध्यान रखा है, ये वह वक्त है जिसमें हमें उनका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो यदि आपकी, एक तो आप अपनी एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे टच में रहें, लेकिन जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे टच में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वे वही लोग हैं जिनकी हेल्थ को सडनली कभी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो आप पहले से ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री अगर आपको पता है, क्या क्या वे लोग दवाइयां खा रहे हैं, उनके क्या मेडिकल सप्लाईज हैं, इन सब चीजों पे अगर आप चेक रखते हैं, तो भगवान ना करे कभी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है तो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आप तुरंत डॉक्टर को दे सकते हैं। इसके अलावा उनसे बातचीत करें, अगर वे आपसे दूर रहते हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, जूम, गूगल, बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनसे आप उनसे कनेक्टेड रहें, उनको सही इंफॉर्मेशन दें। बहुत बार वे लोग भी होते हैं जो गलत इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है, एंड बिकॉज उनको नहीं पता इंफॉर्मेशन क्या सही, कई बार नहीं पता होता, तो आप उनको सही इंफॉर्मेशन और सही जानकारी देते रहें, और सही हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं उसके बारे में भी कॉन्स्टेंटली अपडेट करें। सेल्फ केयर जो आपकी पूरी, जैसा मैं बता रही थी, इन्फॉर्म्ड रहें। एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है फैमिली के बीच में। वो तभी आती है जब आप सब साथ में बैठ के चाहे एक समय बिताएं, चाहे एक खाना खा लें, या कोई अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग लाएं और ये समझें कि इस वक्त मुश्किल समय चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली मेंबर को किसी छोटी बात पे गुस्सा आ जाए,
तो ये ध्यान रखें, हो सकता है वे अपना इमोशन सही से लेबल नहीं कर पा रहा हो, तो उन पे गुस्सा करने के बदले उनको समझें और उनके साथ बातचीत करें, और कुछ स्ट्रैटेजीज जो आज आपने सीखी हैं शायद आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं उनको समझने के लिए। यदि आपको लग रहा है बहुत सी चीजें आपके मन में भर गई हैं, तो ध्यान रखें, बॉटल अप नहीं होना, चीजों को दबाना नहीं है, बाहर निकलिए, मदद मांगिए, कोई दोस्त है जिस पे आपको यकीन है, भरोसा है, उससे मदद मांगिए, कोई परिवार का सदस्य है उससे मदद मांगिए। एक दूसरे को, ये छोटी सी एक्टिविटी होती है जो आप कर सकते हैं, शायद आज रात को आप कर सकते हैं घर पे, सब लोग साथ जब बैठे हों तो आप हर व्यक्ति से एक एक करके पूछें कि ऐसी 3 कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, ऐसी क्या 3 चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो इससे हम एक तो आभार व्यक्त करते हैं, और जब हम किसी चीज का आभार व्यक्त करते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि हम लाइफ में कितने ब्लेस्ड हैं। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक हैप्पी फैमिली, क्लोज नेट फैमिली बने रहें, अपने पेरेंट्स की जैसा बताया था मदद करें, और यदि आपके घर में पेट्स हैं तो उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वे लोग वे हैं जो शायद वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन, थोड़ा समय भी कम है तो मैं सेशन थोड़ा अभी जल्दी से खत्म करते हैं, लेकिन अगर आपके कोई भी सवाल हो तो मैं आशा करती हूँ आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, एंड आई शुड बी एबल टू हेल्प यू। तो मेरा आज के सेशन के बाद का जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि लाइफ इजंट अबाउट वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू पास, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू डांस इन द रेन। यानी कि हम सिर्फ, जिंदगी वही नहीं है कि हम वेट करते रहें कि कब परेशानियां खत्म होंगी। जिंदगी वो है जब हम परेशानियों में भी अपनी अच्छे मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों आज का सेशन अटेंड करने के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने आज सेशन से कुछ सीखा भी होगा। ओवर टू यू अंकित। थैंक यू आकांक्षा फॉर द अमेजिंग सेशन, एंड आई होप हम सबको ये सेशन अच्छा लगा है। एंड वेरी ब्यूटीफुली आई लाइक टू समराइज कि कैसे आपने बताया कि आप अपने लिए सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस वालों के लिए सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे फ्रेंड्स हो गए, हो सकता है हमारे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमारे पेट्स, राइट। तो पूरा हमने एक उसे धागे के अंदर प्रोने की कोशिश करी है सारे स्टेक होल्डर्स को। इसके अंदर हमारे कोलीग्स भी आ गए। अगर हम वर्किंग हैं तो हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली, जो कि हमारी वर्क फैमिली है, तो सेम प्रिंसिपल हम वहां पे जा सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। आई होप वो सेशन सबको अच्छा लगा है। ज्यादा डाउट्स नहीं थे हमारे पास। हमारे पास एक जो डाउट आया था वो पीएफए का आया था, जिसका मैंने उस टाइम आंसर दे दिया था। मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल करें। अगर आपको इसके बारे में कुछ कैसी भी फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, आप कॉल करें, और हमें उम्मीद है, और ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी बात अच्छे से सुनेंगे और आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। विद दिस हम सेशन के आखिरी में आ गए हैं। मैं प्रभास को बुलाना चाहूंगा, प्रभास उपाध्याय को, जो कि युवा से हैं, और वो प्लीज इस आगे सेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं और इस सेशन को आगे लेके जाएं, क्लोजर की तरफ लेके जाएं। धन्यवाद आकांक्षा, इतना अच्छा सेशन आपने लिया मानसिक स्वास्थ्य पे। और मेरे को लगता है कि जितने भी हमारे युवा इस सेशन को अटेंड कर रहे थे, सबको अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए प्रेरणा मिली होगी, और वो आगे से इस चीज पर थोड़ा और ध्यान लगा के काम करेंगे। सेशन में एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि खाली फिजिकल हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो बहुत अच्छा आपने पूरे सेशन में सबको समझाया अपनी केयर कैसे करनी है, अपने आसपास के लोगों की केयर कैसे करनी है, और साथ में प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आप क्या कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो, और अपने दिनचर्या में कैसे कैसे अपने दिन को एक तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो आगे से। तो आई एम थैंकफुल फॉर यू फॉर कंडक्टिंग दिस वंडरफुल सेशन. I would also like to thank everyone participating in this session. I'm sure our young viewers would have benefited from the session, and they will take care of their mental wellness from now onwards. I also thank Ministry of Youth Affairs and Sports for their continuous support. I also thank iDream Career for conducting this insightful session. Finally, I would like to thank UN75 team for helping us in organizing this session as a part of United for Hope series. Our young viewers can share their feedback with us through our Facebook page.
kindly note that this session, along with all earlier sessions on career guidance and psychosocial aspects, will be available on Yuva and iDream Careers Career Class YouTube channel. I also request you to follow Yuva's social media channels, including Facebook and Twitter, for all future updates. Thank you again for joining us. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you.